सेटलमेंट के ऑपरेशन के लिए जो भी ज्यादा प्रासंगिक है वैसे विषयों की हम चर्चा करेंगे। उसमें बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है वह सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। वह भूदान एक्ट से भी और क्या कहते हैं आपका म्यूटेशन एक्ट से भी ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि उसी को लेके आपको जितना भी गैर मजरूआ आम, खास केसरे हिंद, खास महाल, इस प्रकार की जमीन की प्रविष्टि आप कैसे करेंगे, किसके नाम से करेंगे, उसकी क्या क्राइटेरिया है, उसका क्या विधान है, एक्ट में क्या विधान है, तो वे आप जब आप जानेंगे तभी उसकी प्रविष्टि, आप खाता जब खोलने जाएंगे तो उस समय में आपको बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के प्रोविजंस को समझना बड़ा जरूरी होगा। इसीलिए उसकी भी चर्चा हम एक दिन करेंगे। पर स्ट्रेट आई कम टू द पॉइंट, बिहार म्यूटेशन एक्ट और म्यूटेशन रूल, जैसे आपका सर्वे का जो एक्ट और रूल्स जैसे 2011 और 2012 का था, लाइकवाइज एग्जैक्टली बिहार का म्यूटेशन एक्ट और म्यूटेशन रूल्स 2011 और 2012 का है। म्यूटेशन एक्ट 2011 में आया और म्यूटेशन रूल्स 2012 में आया। थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो म्यूटेशन 2011 के पहले भी होता था, दाखिल खारिज जिसको बोलते हैं। आप चूंकि इंजीनियर्स हैं तो हो सकता है कि आपको लग रहा होगा म्यूटेशन हम तो उसको दाखिल खारिज बोलते हैं। जमीन, सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए कि जमीन की खरीद बिक्री तो हर परिवार में होती है, हम भी, आप भी, आपके, या कम से कम आप सुने होंगे आपके फादर, आपके गांव के बगल के जो आपके नेबर्स होंगे, जमीन की एक रजिस्ट्री ऑफिस होती है और रजिस्ट्री ऑफिस में लोग जाके जमीन को बेचते हैं। अब मेरी जमीन है, हमने जमीन को बेच दिया आपके नाम से, तो आपके नाम से वह जमीन सरकार के रिकॉर्ड में कैसे चढ़ेगा, जमाबंदी उसको बोलते हैं, जमाबंदी रजिस्टर में कैसे चढ़ेगा, उसकी एक विस्तृत प्रक्रिया बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि सरकार की जमीन को कोई बेच दिया और उसका वो मालिक हो जाए। तो इसके लिए बहुत सारे इसमें विधान दिए हुए हैं, उसकी चर्चा हम करते हैं। और शॉर्ट में आपको थोड़ा सा यह बतलाना चाहेंगे कि 2011 और 2012 के पहले भी म्यूटेशन होता था। यह एक्ट 2011 में आया, तो इसके पहले 1973 में म्यूटेशन एक्ट और 1974 में म्यूटेशन रूल्स आए हुए थे। उसके आधार पर में म्यूटेशन की कार्रवाई होती थी। और 1973 से पहले भी म्यूटेशन होता था। ये आप समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए कि 1952 में अंचल, ब्लॉक और अंचल जहां आपकी पोस्टिंग होगी, आप जो जाएंगे, आपका जो मतलब क्या कहते हैं कार्य क्षेत्र होगा, एक अंचल में हो सकता है 2 कैंप बने या 1 कैंप रहे, वो अंचल के साइज पर निर्भर करता है। तो आप जो जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि एक प्रखंड पर विकास पदाधिकारी, एक अंचल अधिकारी हुआ करते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट, ब्लॉक का कॉन्सेप्ट 1952 के पहले नहीं था। 1952 के पहले जमीन का मैनेजमेंट एक्स लैंडलॉर्ड, जमींदार के द्वारा किया जाता था। लेकिन 90 जब देश स्वतंत्र हुआ तो यह महसूस किया गया कि नहीं, और जमींदारी का एबोलिशन हो गया एज पर प्रोविजंस लेड डाउन इन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। तो जमीन का प्रबंधन बिहार सरकार अपने हाथ में ले ली। तो उस समय में कोई एक्ट और रूल्स नहीं निकला। 1952 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला गया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा, जिसके द्वारा अंचल अधिकारियों को यह शक्ति दी गई कि आप मतलब क्या कहते हैं म्यूटेशन केसेस का डिस्पोजल करेंगे, दाखिल खारिज की आप कार्रवाई करेंगे। ऑल्दो इट इज ए क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, या इसमें रिकॉर्ड बनता है, अब इसमें सुनवाई होती है, इसमें ऑब्जेक्शंस आते हैं, इसमें फाइनल ऑर्डर लिखा जाता है, उसका लोग सर्टिफाइड कॉपी लेता है, उसका अपील का प्रोविजन है, उसका रिवीजन का प्रोविजन है, ऑल दीज आर देयर। तो यह क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया है जिसके लिए एक्ट और रूल्स होना आवश्यक था। लेकिन 1952 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से दाखिल खारिज करने की शक्ति अंचल अधिकारियों को प्रदत्त की गई। और 1959 में पहली दफा भूमि सुधार उप समाहर्ता DCLR को यह शक्ति दी गई कि आप अंचल अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध DCLR के कोर्ट में अपील का प्रावधान किया गया। और एडिशनल कलेक्टर के कोर्ट में रिवीजन, कलेक्टर ऑब्लिक एडिशनल कलेक्टर दोनों के कोर्ट में रिवीजन का प्रावधान किया गया, पुनरीक्षण वाद दायर करने की बात आई। और आपको थोड़ा सा और भी पीछे ले चलेंगे कि 1952 के पहले भी दाखिल खारिज होता था। वह 1895 में रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्ट एक बना था, 1885 में बिहार टेनेंसी एक्ट बना और 1895 में रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्ट बना। उसके सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 23 में दाखिल खारिज के वादों के निष्पादन के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। लेकिन दाखिल खारिज जब अंचल था ही नहीं, अंचल अधिकारी थे ही नहीं, तो दाखिल खारिज वादों का निष्पादन उस समय में सब रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में होते वे करते थे, और उनके आदेश के विरुद्ध कलेक्टर वाज द अपीलेट अथॉरिटी। तो यही मतलब क्या कहते हैं मोटा मोटी दाखिल खारिज का यही इतिहास है, जो यह चल के 1895, 1952, 1974, 73, 74, फिर 2011, 2012
में ये अभी का जो हम लोग जो दाखिल खारिज करते हैं 2011 और 2012 में जो एक्ट प्रोविजन में आया, मतलब क्या कहते हैं जो इनफोर्स हुआ, उसी के तहत उसमें जो प्रावधान है उसके लाइट में हम लोग दाखिल खारिज की कार्रवाई करते हैं। अब 2011 का जो दाखिल खारिज है, जैसा कल आपको मैंने बताया या आप जानते हो कि 2017 में सर्वे एक्ट में संशोधन किया गया और 2019 में सर्वे के रूल्स में संशोधन किया गया। लाइकवाइज म्यूटेशन एक्ट में भी 2017 में संशोधन हुआ था और म्यूटेशन रूल्स में भी 2017 में, दोनों 2017 में ही संशोधन हो गया था एक्ट और रूल्स में। तो दाखिल खारिज का जो ओरिजिनल एक्ट था उसके लाइट में म्यूटेशन रूल्स में कुछ जो संशोधन किए गए, हम अब मतलब क्या कहते हैं अभी उसकी चर्चा करें या पूरे दाखिल खारिज की चर्चा के बाद करें, आप कैसा पसंद करेंगे? अमेंडमेंट जो है उसकी चर्चा थोड़ी दो तीन ठीक है, समझने के लिए आपको बोधगम्य हो जाए जो हम कहने जा रहे हैं, इसके लिए आवश्यक है कि उसके अमेंडमेंट की थोड़ी सी चर्चा हम कर रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। उसमें यह हुआ 2011 में पहले हम लोग दाखिल लीज के आधार पर में जमीन को लीज आउट करते हैं, तो लीज के आधार पर में जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता था। मोर ओवर जो 2011 का एक्ट है उसमें यह लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी जमीन खरीदेगा, हित अर्जित करेगा, तो वह 90 दिनों के अंदर दाखिल खारिज के लिए पिटीशन देगा। इस नियम का पालन नहीं हो रहा था, कोई 10 साल के बाद भी पिटीशन दे रहा था दाखिल खारिज। हमने जमीन खरीदा 90 में 1990 में और 2020 में हम जा रहे हैं अंचल में दाखिल खारिज का पिटीशन दे रहे हैं, तो मेरा दाखिल खारिज हो जा रहा है। तो यह इस नियम का उल्लंघन हो रहा था। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट था कि दाखिल खारिज के पिटीशन के लिए 5 रुपये का स्टाम्प, नॉन जुडिशियल स्टाम्प का प्रोविजन किया हुआ था ओरिजिनल एक्ट में, जिसका भी पालन नहीं हो रहा था। कोई भी आदमी नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगा के दाखिल खारिज का पिटीशन नहीं देता था, लेकिन दाखिल खारिज वादों का निष्पादन हो रहा था। तो एट द डिपार्टमेंट लेवल इट वाज फेल्ड कि अगर हम जो प्रावधान है उसका उल्लंघन करते हुए अगर दाखिल खारिज वादों का निष्पादन कर रहे हैं तो संभव है कि कोई हाई कोर्ट चला जाएगा, तो हमने जितना दाखिल खारिज वादों का निष्पादन किया है एक ऑर्डर से सभी नल एंड वॉइड घोषित हो जाएंगे। मोरओवर इसके अलावा दाखिल खारिज वादों का जब किसी दाखिल खारिज के केस को आप अस्वीकृत करते हैं, अंचल अधिकारी अस्वीकृत, तो उसकी सूचना पिटिशनर को देने का प्रावधान किया गया था 2011 के, लेकिन उसमें कोई फॉर्मेट नहीं निर्धारित था। तो उसको एक फॉर्मेट 14A का निर्धारण, हम आगे चर्चा करेंगे सभी फॉर्मेट की, 14A करके एक हम लोगों ने उसमें फॉर्मेट डाला। इसके अलावा जमाबंदी पंजी जो हमारी 1900 नाम सुने होइएगा आप, खास महाल मैनुअल, जब 1 महीना से आप पढ़ रहे हैं तो यू माइट हैव हर्ड खास महाल मैनुअल। खास महाल मैनुअल 1953 में आया था फोर्स में। उसके मतलब रूल 57 में यह लिखा हुआ है कि एक जमाबंदी पंजी होगी, उसका प्रपत्र यह होगा। तो हमारी जो अभी जमाबंदी पंजी है वह 1953 के जो खास महाल मैनुअल में जो जमाबंदी पंजी का जो प्रपत्र दिया हुआ है, वही उसी प्रपत्र में हम दाखिल खारिज का मतलब क्या कहते हैं वादों का निष्पादन करते हैं, उसी पंजी में उसका संधारण करते हैं, उसी फॉर्मेट में हम जमाबंदी पंजी को संधारित करते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा एक इंपॉर्टेंट, जब आप काम करने लगेंगे तो आपको यह दिक्कत महसूस है कि जमाबंदी पंजी में खेसरा नंबर नहीं लिखा हुआ है। खेसरा नंबर खाता नंबर है, मौजा है, होल्डिंग नंबर है, बट खेसरा नंबर का उल्लेख नहीं है। अगर खेसरा नंबर का उल्लेख नहीं होगा तो एक खाता के अंतर्गत बहुत जमीन होती है। अब कौन सा किस टुकड़े को किसी आदमी ने खरीदा, बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। तो इसी के कारण 2017 का जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें जमाबंदी पंजी के फॉर्मेट को चेंज कर दिया गया और उसमें सभी बातों का उल्लेख किया गया, मौजा का, खाता का, खेसरा का, चौहद्दी का, चौहद्दी भी पहले वाली जमाबंदी पंजी में नहीं है, चौहद्दी का, इन सभी तथ्यों का उल्लेख करके उसको भी अमेंड कर दिया गया है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो 2017 के एक्ट में अमेंड किया गया था। अब हम सीधा सीधा आपको दाखिल खारिज में के एक्ट पर में आ जाते हैं। उसमें जितने भी सेक्शंस है उसकी चर्चा एक एक करके हम करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उस एक्ट से रिलेटेड, किसी सेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका होगा तो उसको आप लिख के रखेंगे। एट द फैग एंड ऑफ दिस सेशन आई विल ट्राई टू सेटल ऑल दीज इश्यूज। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं कि और 2017 में एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब क्या कहते हैं चेंजेज आया कि 2011 के एक्ट में जो प्रावधान किया गया था उसके तहत मैनुअली दाखिल खारिज वादों का निष्पादन होता था, ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन का प्रोविजन नहीं था। अब हमने देखा कि महाराष्ट्र, गुजरात, बेंगलोर, मतलब क्या कहते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में या इवन झारखंड में दाखिल खारिज वादों का निष्पादन ऑनलाइन हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा था।
मैनुअली यहाँ हो रहा था। तो यह हम लोगों के लिए क्या कहिएगा, एक मतलब क्या कहते हैं इज्जत में कमी की बात थी। तो इसके कारण हम लोगों ने 2017 में दाखिल खारिज का जो यह एक्ट में जो संशोधन किया, उसमें हम लोगों ने यह भी प्रावधान कर दिया कि दाखिल खारिज वादों का निष्पादन जो अधिसूचित अंचल में ऑनलाइन विधि से होगा। जिन अंचलों को ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए नोटिफाइड कर दिया गया है, वैसे अंचलों में ऑफलाइन दाखिल खारिज नहीं होगा, मैनुअली दाखिल खारिज की कार्रवाई नहीं होगी। तो आप जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा भी अंचल है जो इसके लिए नोटिफाइड नहीं है? तो उस समय में हम लोगों ने प्रावधान में इसलिए यह डाला कि एट द वेरी मतलब कि इनिशियल स्टेज हम लोगों ने जितने शहरी अंचल हैं 46 उसको नोटिफाई किया था ऑनलाइन के लिए। फिर उसके बाद देखा कि जहां जमाबंदी हमारा पूरा कंप्यूटराइज्ड हो गया उसको किया। ऐसे करके 4-5 फेज में हम लोगों ने 534 अंचल बिहार में है, 534 अंचल को नोटिफाई किया ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए। अब ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए जो हम लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला, सभी अंचलों को नोटिफाई कर दिया, लेकिन उसमें प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी रह गई। वह आपको हम 2-3-4 बिंदुओं का हम उल्लेख कर देते हैं। वह जब आप अपने अंचल में, अपने कैंप में जब आप जाएंगे काम करने के लिए, तो यू विल ऑल्सो ट्राई टू इंश्योर कि उसका कंप्लायंस हो जाए। उसका कंप्लायंस नहीं होगा तो आपका सर्वे वर्क इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो आप कहेंगे कौन इतना इंपॉर्टेंट बात है? इंपॉर्टेंट यह है कि जितनी भी जमाबंदी है ऑनलाइन तभी नहीं डिस्पोजल होगा जो जमाबंदी कंप्यूटराइज्ड रहेगा। तो बिहार में लगभग 3 करोड़ जमाबंदी मतलब है, उसमें से 2,53,00,000 जमाबंदी को हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया, कंप्यूटराइज कर दिया, उसको डिजिटाइज कर दिया। लगभग 40 से 42 लाख जमाबंदी ऐसी है जो आज तक उसका डिजिटाइजेशन, उसका कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ है। वैसी जमाबंदी में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसका ऑनलाइन दाखिल खारिज नहीं हो पाता है। अब हम सरकार ने यह कर दिया कि सभी अंचलों में को हमने नोटिफाई कर दिया और यह आदेश कर दिया कि जिन अंचलों को हमने नोटिफाई कर दिया ऑनलाइन दाखिल खारिज के, वहां ऑनलाइन विधि से ही दाखिल खारिज होगा। तो ऐसी स्थिति में हमको सभी जमाबंदी की जो भी जमाबंदी अब अवशेष जो हो, अब हो सकता है वह 40 लाख हो, वह 40,000 हो, आप जब जाएंगे अपने अंचलों में तो यू विल ट्राई टू इंश्योर कि जो भी जमाबंदी बचे हुए हैं कंप्यूटराइजेशन के लिए वह कंप्यूटराइज्ड हो जाए। यह अंचल अधिकारियों को भी बतलाया गया है। उन लोगों के साथ जब भी मुखातिब होने का मौका लगता है तो वी ट्राई टू इम्प्रेस अपॉन कि जो बची हुई जमाबंदी है उसको कंप्यूटराइज्ड कर दो, नंबर 1। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू यह है कि जब मैनुअली दाखिल खारिज हो रहा था तो करेक्शन स्लिप इशू होता था और लगन रसीद निर्गत हो जाता था रैयतों को। जमाबंदी पंजी में जमाबंदी को दर्ज ही नहीं किया, बहुत सारे मामलों में नहीं किया गया। तो वैसे मामलों में हम लोगों ने आदेश दिया है अंचल अधिकारियों की कि भाई आप अपने यहाँ जो तुम्हारे रिकॉर्ड्स हैं, जो मतलब शुद्धि पत्र के जो गार्ड फाइल हैं, उसको लेके और देखो कि कोई जमाबंदी अगर नहीं चली है तो उस जमाबंदी को आरंभ कर दो। तीसरा इंपॉर्टेंट इशू यह है कि दाखिल खारिज के साथ साथ लगन वसूली को भी हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया है। तो लगन अगर जमाबंदी में, हर एक जमाबंदी में अगर लगन की एंट्री नहीं होगी तो ऑनलाइन लगन की वसूली नहीं हो सकती है। तो इसके लिए भी उन लोगों को वी हैव ट्राई टू इम्प्रेस अपॉन अंचल अधिकारी कि भैया जितनी जमाबंदी है सब में लगन की एंट्री हो जाए, उसको इंश्योर करो। इसके अलावा एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू यह है कि हल्का कर्मचारियों ने क्या किया, जमाबंदी दाखिल खारिज के लाइट में जमाबंदी तो खोल दिया। अब विनोद कुमार झा ने 1 एकड़ जमीन बेचा, जिसको बेचा उसके नाम से 1 एकड़ की जमाबंदी खुल गई और विनोद कुमार झा के नाम से जो ओरिजिनल जमाबंदी थी उसको खत्म नहीं किया। या पार्ट ऑफ दी जमाबंदी अगर हमने जमीन को बेचा तो उसको खत्म नहीं किया। तो इसके कारण यह हो गई, जैसा कल मैंने एक नालंदा जिला का उदाहरण आपको दिया था 2 मौजों का, जहां पर मैं एक्चुअल जो उस मौजे का रकबा 1000 था तो खतियान में उसकी एंट्री हो गई 1200 एकड़ की, 1100 एकड़ की। तो यह हो रहा है, यहां दिक्कत यह हो रही है कि बहुत सारे मामलों में जमाबंदी एज पर मतलब क्या कहते हैं म्यूटेशन रिकॉर्ड जमाबंदी नई खुल गई, लेकिन पुरानी जमाबंदी से उसको हटाया नहीं गया, पुरानी जमाबंदी को खत्म नहीं किया, वह भी साइमल्टेनियसली चल रहा है और नई जमाबंदी, एक ही जमीन की 2 जमाबंदी चल रही है। तो आप अगर उसको इंश्योर नहीं करोगे खत्म करना तो एक्चुअल रकबा आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो 3-4 इश्यूज हैं, जब आप अपने ड्यूटी पर में जाएंगे तो आप इसको डिस्कस करेंगे अपने अंचल अधिकारी के साथ में जो आपके काउंटर पार्ट होंगे, और आप उसको रैंडम जांच भी करते हैं, आप देख भी सकते हैं। यू विल ट्राई टू इम्प्रेस अपॉन अंचल अधिकारियों को कि भैया ये सब 3-4 बिंदुओं पर में
आप देख लीजिए कि 100% कंप्लायंस हो जाए। जब जमाबंदी पंजी मेरा अपडेट हो जाएगा, 100% वो करेक्ट हो जाएगा, सब में खेसरा नंबर की एंट्री हो जाएगी, तो फिर सर्वे सेटलमेंट का काम आसान हो जाएगा। अगर खेसरा नंबर नहीं रहेगी जमाबंदी में, तो फिर खाता खोलने में आपको दिक्कत हो जाएगी। किस जमीन की खाता खोलेगी? तो ये प्रिपरेशन है दाखिल खारिज को शुरू करने से पहले। अब दाखिल खारिज में हम सीधा सीधा अब एक्ट पर आ जाते हैं। एक्ट और रूल्स में जो भी बातें लिखी हुई हैं, दोनों हम एक्ट और रूल्स दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको एकदम क्लियर आइडिया, क्लियर विजन दाखिल खारिज के बारे में हो जाए। सबसे पहला जो कल भी मैंने कहा था, फिर आज हम रिपीट करेंगे कि सेक्शन 1 ऑफ द म्यूटेशन एक्ट में यह लिखा हुआ है कि यह जो है अधिनियम, वह कहा जाएगा बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011, सेक्शन 1 में लिखा हुआ है। अब यह प्रभावी होगा बिहार राज्य के भौगोलिक सीमा क्षेत्र में। यह एक्ट वह झारखंड में प्रभावित नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में प्रभावी नहीं होगा, या बिहार के सीमा क्षेत्र में प्रभावी होगा। यही सेक्शन 1 है। रूल्स का भी रूल 1 है। फिर सेक्शन 2 में, अब चूंकि यह कल हमने सर्वे की बात की, आज हम म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, तो म्यूटेशन में अंचल अधिकारी को परिभाषित किया गया है। सर्वे एक्ट में असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर को परिभाषित किया गया है। सर्वे एक्ट में कानूनगो को परिभाषित किया गया है। यहाँ अंचल निरीक्षक जो रेवेन्यू ऑफिसर आज के डेट में, उनके नाम को बदल दिया गया है, अब वे रेवेन्यू ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं। अंचल अधिकारी के नीचे के जो पदाधिकारी होते हैं, वे मतलब दोज हु आर हैविंग द रैंक ऑफ, मतलब आपका जो कानूनगो होगा उसी रैंक के एक पदाधिकारी वहां होते हैं अंचलों में, जिनको बोलते हैं, पहले बोलते थे अंचल अधिकारी, अब 2017 से उसके नोमेनक्लेचर को बदल के उनको राजस्व अधिकारी कर दिया गया है। तो दूसरे मतलब सेक्शन 2 जो है उसमें अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, हल्का कर्मचारी, जमाबंदी, खाता, खेसरा, इन सब को परिभाषित किया हुआ है। क्या हाल? सेक्शन 3 में अब चलते हैं, जहां से प्रासंगिक है, जो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 यह कहता है कि किस प्रकार कोई भी आदमी अपना दाखिल खारिज का पिटीशन देगा, और उस पिटीशन के साथ साथ कौन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे जो उसको उसमें इंक्लूज करेगा। अब जब हम ऑफलाइन दाखिल खारिज कर रहे थे, उस समय में यह प्रावधान था कि कोई भी आदमी जाएगा, आप सुने होगा, मतलब क्या कहते हैं, आरटीपीएस का काउंटर था, तो कोई भी आदमी जाता था तो आरटीपीएस के काउंटर पर में एक दाखिल खारिज का अपना पिटीशन देता था, वहां एक नंबर जनरेट होता था रिसिप्ट का, वह उसको दे दिया जाता था, और उसको लेके वो अपना घर जाता था, और वह उसका एक सबूत हो गया कि हमने दाखिल खारिज का पिटीशन दिया है, और वहां मैनुअली काम चलता था। इसके अलावा कोर्ट कैंप हुआ करता था, गांवों में अंचल अधिकारी जाते थे और वहीं पर में दाखिल खारिज का पिटीशन लेते थे, वहीं उसका निष्पादन करते थे। लेकिन यह जो, और मोर ओवर एक और भी विधि थी कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जितना डीड रजिस्टर्ड होता था, वह सभी डीड की कॉपी अंचल अधिकारी को भेज, रजिस्ट्रार का यह दायित्व था कि वे उनको अंचल अधिकारी को भेजते थे, और उसके आधार पर में दाखिल खारिज की कार्रवाई होती थी। अब जब ऑनलाइन कर दिया गया है तो थोड़ा सा डिफरेंस पहले से हो गया यह कि अब कोई आरटीपीएस के काउंटर पर दाखिल खारिज का पिटीशन नहीं देता है। अब आप यह कहेंगे कि सब आदमी तो उतना, हम लोगों के मतलब राज्य में अभी उतना इनलाइटेंड और इतना लिटरेट नहीं है कि हर आदमी ऑनलाइन पिटीशन दे, इसीलिए उसको, उस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था किया गया है कि कोई भी आदमी अपना दाखिल खारिज का पिटीशन के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसको लगा के सीधा सीधा अंचल अधिकारी को देगा, और अंचल अधिकारी प्रपत्र 4 में उसको रिसिप्ट इशू करेंगे, और उसको अधिकतम 3 दिनों में उसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा अंचल कार्यालय के द्वारा। यह आवेदक का काम नहीं रहेगा, अंचल कार्यालय के द्वारा, अंचल कार्यालय का यह दायित्व होगा, वहां जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हुए हैं उनका यह दायित्व होगा कि आज हम अगर 21 तारीख को कोई म्यूटेशन का पिटीशन डाला है तो 24 तारीख तक वह ऑनलाइन कर देगा अंचल कार्यालय द्वारा, और उसको उसका मैसेज चला जाएगा आवेदक के पास में कि आपका पिटीशन स्वीकृत हो, मतलब आपका पिटीशन प्राप्त कर लिया गया है, उसको उसमें आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। तो एक विधि से यह दिया। दूसरा यह हुआ कि कोई भी आदमी, पहले मैनुअली आदमी को जाना पड़ता था अंचल कार्यालय, आरटीपीएस के काउंटर पर जाके अपना पिटीशन देता था। अब आज के डेट में यह हो गया कि कोई भी आदमी, आप में से कोई आदमी दिल्ली में होंगे, कोई पटना में है, कोई अरब कंट्रीज में होंगे, कोई यूरोपियन कंट्रीज में होंगे, कोई अमेरिकन कंट्रीज में होंगे, तो किसी भी आदमी का अगर जमीन उसने क्रय किया है और उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो आप जहां हैं वहां से दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन पिटीशन आप भेजेंगे, लेकिन उसके साथ में आपको अपने डीड की कॉपी भी भेजना पड़ेगा, जो हित अर्जित आपने किया है उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी लगा के आप अंचल कार्यालय को भेजेंगे।
दो विधि हो गया। तीसरा यह है कि कोर्ट कैंप जो पहले होता था, गए और मैनुअली वहां डिस्पोजल किया। अब यह नहीं, अगर कोर्ट कैंप, अगर कोई फील्ड में दाखिल खारिज का कैंप किया जाएगा तो अंचल अधिकारी का यह मतलब क्या कहते हैं दायित्व होगा कि वे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें लगा हुआ है म्यूटेशन का, सॉफ्टवेयर युक्त कंप्यूटर के साथ जाएंगे क्षेत्र में, गांव में, और वहीं जो पिटीशन प्राप्त होगा उसकी वहीं एंट्री हो जाएगी और वहीं उसका डिस्पोजल हो जाएगा। और चौथा इंपॉर्टेंट इशू यह है कि इसमें यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा अंचल कार्यालय के साथ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफिस 2005 से ही ऑनलाइन है। हम लोगों ने अंचल कार्यालय को 2017 में ऑनलाइन कर दिया। तो अब यह हो गया कि अगर दोनों कार्यालय ऑनलाइन है तो क्यों नहीं दोनों को हम इंटीग्रेट कर दें। जो मतलब रजिस्ट्रार पहले जो डीड की फोटोकॉपी भेजते थे वह फोटोकॉपी नहीं भेजेंगे। किसी भी अंचल क्षेत्र का कोई भी जमीन अगर कोई आदमी बेचता है, कोई खरीदता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी सूचना अंचल के मतलब क्या कहते हैं ऑनलाइन अंचल को प्राप्त हो जाएगा और अंचल अधिकारी उस डीड को डाउनलोड करके फिर म्यूटेशन की कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे ऑनलाइन। तो यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ कि अब रजिस्ट्रार कोई भी आदमी जमीन को खरीदेगा बेचेगा तो उसकी ऑनलाइन मतलब सूचना वह ट्रांसमिट हो जाएगा अंचल कार्यालय को, और अंचल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि जिस दिन उनको यह सूचना प्राप्त होगी उसके अधिकतम 3 दिनों में उसमें दाखिल खारिज की कार्रवाई में प्रारंभ कर देंगे। तो ये सभी मोड है दाखिल खारिज के पिटीशन प्राप्त करने का। वो सेक्शन 3 का यह विषय है, रूल 3 का विषय है। अब दाखिल खारिज के पिटीशन के साथ में क्या लगेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हम आपको अभी 5-7 विषयों की हम चर्चा करेंगे, जिसको आप समझ जाएंगे तो आपको आगे अपना सर्वे सेटलमेंट का काम करने में भी सुविधा होगी। जिस डॉक्यूमेंट की हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि वे ही सभी डॉक्यूमेंट आपको भी देखना पड़ेगा। आप भी जब डिसाइड करेंगे कि किसके नाम से हम खाता खोलें किसी जमीन का, तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आई विल एक्सप्लेन। तो उसको आप अगर समझ लेंगे, थोड़ा सा मतलब ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश करिएगा, तो आप जब सर्वे सेटलमेंट का काम करने जाएंगे तो यू विल बी इन ए पोजीशन टू टेक ए डिसीजन कि किसका डॉक्यूमेंट सही है किसका गलत है। तो इसमें यह इस एक्ट में यह प्रावधान किया हुआ है कि म्यूटेशन के अगर कोई आदमी जमीन का क्रय विक्रय करता है, पैसा देके जमीन का क्रय करता है, तो ऐसी स्थिति में दाखिल खारिज का मतलब दाखिल खारिज के लिए पिटीशन वह मतलब तभी उसका दाखिल खारिज का पिटीशन इंटरटेन होगा जबकि उसके पिटीशन के साथ में रजिस्टर्ड डीड लगा होगा। कोई भी आदमी कितने भी पैसा में जमीन क्रय करता है स्टाम्प पेपर पर में, उसका वह रजिस्टर्ड नहीं करवाता है रजिस्ट्री ऑफिस से, तो उसके आधार पर वह दाखिल खारिज का पिटीशन नहीं दे सकता है। अब यहां आपको हम एक और पीछे ले चलेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का आप नाम सुने होंगे या नहीं, तो आप समझ लीजिए, सुन लीजिए कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में यह प्रावधान किया हुआ है कि कोई आदमी 500 रुपये तक का कोई भी संपत्ति का क्रय करेगा तो उसको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने दाखिल खारिज में अब यहां हम लोगों ने देखा कि हो सकता है कोई आदमी 400 रुपये में 500 रुपये में किसी जमीन को खरीद ले और अंचल अधिकारी के पास चला जाए कि इसका आप हमको दाखिल खारिज कर दो। तो इसको इस मतलब कि इस यह जो दिक्कत होगी उसको समाप्त करने के लिए म्यूटेशन एक्ट में यह प्रावधान कर दिया गया है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, कितने भी पैसा में, कोई 100 रुपया में भी अगर कोई जमीन को क्रय करता है तो उसको रजिस्टर्ड होने की बाध्यता है। तो आप मोटा मोटी यह समझ लिए कि कोई भी आदमी जमीन को अगर क्रय करता है पैसा देके, तो हर हालत में उसको रजिस्ट्रेशन ऑफिस से उस जमीन को रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, और रजिस्टर्ड होगा उस डॉक्यूमेंट को आधार बना के, और उस जो उनको डॉक्यूमेंट मिलेगा रजिस्टर्ड डीड, उसके हर एक पेज को जो पिटिशनर है वह उसको स्व अभिप्रमाणित करेगा कि यह सही है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, और वह देगा अंचल कार्यालय को। उसके आधार पर में दाखिल खारिज की कार्रवाई होगी। आप भी जब सर्वे करेंगे, आपने कहा कि आप हमने पहले कहा था कि उसकी आपको जरूरत होगी, आप भी किसी डॉक्यूमेंट को तभी क्रय विक्रय के डॉक्यूमेंट को इंटरटेन करेंगे जबकि वह रजिस्टर्ड होगा। क्रय विक्रय के अदरवाइज डॉक्यूमेंट को आप नहीं इंटरटेन करेंगे, उसकी मान्यता नहीं देंगे। नंबर 2, जमीन का एक्सचेंज। आपको जो बुकलेट मिला है उसमें हम आज पढ़ रहे थे, देखा है कि उसमें लिखा हुआ है कि कोई आदमी आपसी सहमति से जमीन का एक्सचेंज करता है, जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी कि मतलब क्या कहते हैं भूदान एक्ट के सेक्शन 14 में लिखा हुआ है कि कोई भी अपनी जमीन को एक्सचेंज कर सकता है। तो होता है जमीन, मान लीजिए कोई जमीन हम नौकरी करते हैं, हमारी कोई ऐसी जमीन है जो व्यावसायिक उपयोग के लायक है, तो वह जमीन मेरे गांव के कोई ऐसे आदमी के लिए ज्यादा उपयोगी होगा जो नौकरी नहीं कर रहा है, घर में बैठा हुआ है।
तो ऐसी स्थिति में हम उसके साथ में जमीन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वह भी है, उसकी मान्यता आप भी तभी देंगे सर्वे सेटलमेंट के ऑपरेशन के पीरियड में, या अंचल अधिकारी दाखिल खारिज के लिए उसको तभी मानेंगे जब वह रजिस्टर्ड होगा। सीधा सीधा मतलब कोई मतलब स्टाम्प पेपर पर में अगर कोई आदमी एक्सचेंज कर लिया, मतलब एक्सचेंज कर लिया जमीन को, तो उसके आधार पर में उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी। नंबर 3, कोई भी आदमी गिफ्ट करता है अपने परिवार को, अपने परिवार के सदस्यों को, या कोई ऐसा होता है जिसको कोई इशू नहीं है तो वह अपने सगे संबंधी को जमीन गिफ्ट में देता है या अदरवाइज गिफ्ट में देता है। तो ऐसे स्थिति में मान लीजिए कोई अपनी बच्ची की शादी करता है, उसको गिफ्ट में जमीन 1 एकड़ दे दिया, तो दाखिल खारिज के लिए तभी वह इंटरटेन किया जाएगा जब वह जो गिफ्ट का जो डीड होगा, जो गिफ्ट किया गया है, वह रजिस्टर्ड होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफिस के द्वारा वह रजिस्टर्ड होने की उसकी बाध्यता है। अगर अनरजिस्टर्ड होगा, ऐसे ही कोई कहने जाए सीओ साहब को, आपको कह रहे हम अपनी बच्ची को जमीन दी है, इसको रजिस्टर्ड होने की क्या जरूरत है, नहीं। सीधा जवाब इसका यह है कि उसको वो अपनी बच्ची को दे, अपने किसी को भी दे, सगे संबंधी को दे, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दे, तो उस डीड को रजिस्टर्ड होने की बाध्यता है। अगला है पॉइंट विल। कोई भी आदमी, मान लिया जाए कोई आदमी बहुत बड़ा है, वह यह करता है कि हम किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को 100 एकड़ जमीन देंगे, हम भूदान यज्ञ कमेटी को 100 एकड़ जमीन दान में देंगे, हम किसी मतलब क्या कहते हैं किसी व्यक्ति विशेष को 10 एकड़ जमीन विल करेंगे। तो विल यह होता है कि आदमी विल करता है कि हम 10 एकड़ जमीन अमुक आदमी को देंगे, लेकिन वह प्रभावी होगा मेरे मरने के बाद। जब तक हम जिंदा है तब तक हम उसका उपभोग करेंगे, मेरे मरने के बाद मेरी जमीन जो है, मेरी संपत्ति जो है, वह पार्ट ऑफ दी संपत्ति चला जाएगा हनुमान मंदिर में, पार्ट ऑफ दी संपत्ति चला जाएगा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, पार्ट ऑफ द संपत्ति चला जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी चला जाएगा इंडिविजुअल को। तो यह ऐसा कोई आदमी विल कर सकता है। तो इसमें अब चूंकि होता यह है कि कोई विल किया आज, अब उसके मरने के बाद दाखिल खारिज के लिए वह चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जाएगा कि हमको 10 एकड़ जमीन विल में मिला हुआ है, इसका दाखिल खारिज कर दीजिए। तो अंचल अधिकारी इस स्थिति में नहीं होगा कि वह पता कर सके कि वह विल जो है वह वैलिड है, जेन्युइन है कि गलत है, फॉर्ज्ड है। तो इसी के कारण इसमें एक राइडर लगाया गया है, दैट इज कॉल्ड राइडर। राइडर यह है कि कोई भी विल सिविल कोर्ट के द्वारा, वह डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल जज को ही पावर है, जब तक विल प्रोबेटेड नहीं होगा, उसको बोलते हैं प्रोबेट, जुडिशियल ऑथेंटिकेशन, जुडिशियरी के द्वारा उसको सत्यापित कर दिया गया है। तो जब तक कोई भी विल वह रजिस्टर्ड भी होगा और वह जुडिशियली ऑथेंटिकेटेड भी होगा, प्रोबेटेड होगा, उसको प्रोबेट शब्द का प्रयोग किया गया है एक्ट में। तो जब वह प्रोबेटेड हो जाएगा तभी उसके आधार पर में कोई दाखिल खारिज के लिए जा सकता है। अगर विल रजिस्टर्ड है और वह प्रोबेटेड नहीं है तो उसके आधार पर दाखिल खारिज नहीं होगा, उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी, आप भी मत देना। और इसके अलावा यह सब हो गया रजिस्ट्रेशन की बात। अब जमीन सरकार की, और 2 बड़े इंपॉर्टेंट इसके अलावा जो आप जिससे आपको फेस करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। अब मान लिया जाए जमीन की जमाबंदी मेरे ग्रैंडफादर के नाम से चल रही है, मेरे फादर ने उस जमीन को नहीं बांटा 2 भाइयों में, फिर हम आज 3 भाई हैं तो हम लोगों ने आज तक जमीन को नहीं बांटा। तो इसको अपडेट करना, आप जो जब भी सर्वे सेटलमेंट का काम प्रारंभ करेंगे तो जमाबंदी को अपडेट करना बहुत जरूरी होगा। जमाबंदी अपडेट हो जाएगा तो सर्वे का काम आसान होगा, जमाबंदी अपडेट नहीं होगा तो फिर आपको पता करना मुश्किल हो जाएगा कि किसकी कितना शेयर है, कौन आदमी आपस में डिस्प्यूट रहेगा। तो इसका 2 उपाय दिया हुआ है, 2 बातें हैं म्यूटेशन एक्ट में। वह यह है कि सक्सेशन एक म्यूटेशन होता है कि हमारे ग्रैंडफादर का डेथ हो गया तो उनके जो 2 सक्सेशन है उनके नाम से सक्सेशन म्यूटेशन कर दिया जाए, उत्तराधिकार दाखिल खारिज कर दिया जाए, या पार्टीशन म्यूटेशन। 2 बातें होती है। या मान लिया जाए मेरे ग्रैंडफादर के नाम से जो जमीन है और मेरे फादर 2 भाई हैं, तो दोनों भाई एक सहमति से पिटीशन देंगे अंचल अधिकारी को कि मेरे फादर को 20 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ एक भाई को और 10 एकड़ दूसरे भाई को। एक सिंपल एक मतलब क्या कहते हैं शेड्यूल बनेगा एक सादा कागज पर में, उस पर में एक जनप्रतिनिधि, वो स्टार्टिंग फ्रॉम वार्ड सरपंच, वार्ड से लेके सरपंच, मुखिया, कोई भी आदमी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक कोई भी आदमी उसको सत्यापित करेंगे कि यह आपसी सहमति से इन लोगों ने जमीन का बंटवारा किया है। और अगर सक्सेशन की बात होगी, उत्तराधिकार, तो वैसी स्थिति में डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन म्यूटेशन तभी होगा जब जो जमाबंदी होल्डर है उनका निधन हो जाएगा, और पार्टीशन म्यूटेशन तभी होगा जब सभी मतलब को शेयरर्स जिंदा होंगे। तो इस 2 बातों को याद रखना है कि सक्सेशन म्यूटेशन और पार्टीशन म्यूटेशन के लिए रजिस्टर्ड होने की आवश्यकता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है
किसी को रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं जाना है, सादा कागज पर में पिटीशन बना के और अंचल कार्यालय को देना है कि मेरे नाम से उत्तराधिकार दाखिल खारिज कर दो या हमारे सभी भाइयों के नाम से पार्टीशन म्यूटेशन कर दो। तो यहाँ न तो एक पैसे का फी की जरूरत है और न ही मतलब क्या कहते हैं किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। क्लियर है? अब इसके अलावा सरकार देती है जमीन की बंदोबस्ती करके, जैसा मैंने कहा कि सरकार 6 स्रोतों से जमीन देती है लोगों को, जमीन की बंदोबस्ती करती है गैर मजरूआ आम खास जमीन की, किसी को बासगीत का पर्चा देती है, किसी को सीलिंग एक्ट के तहत जमीन सरप्लस जो घोषित होता है वह देती है, किसी को भूदान का प्रमाण पत्र दिया जाता है। और इन सभी स्रोतों से अगर किसी को जमीन देना संभव नहीं होता है तो जमीन सरकार क्रय करके भी बसने के लिए देती है, केवल बसने के लिए। अगर किसी आदमी के पास में अपनी बसने के लिए जमीन नहीं है तो उसको जमीन 3 डिसमिल 5 डिसमिल सरकार रैयतों से क्रय करके उसको देती है। तो इन सब के आधार पर में अगर मान लिया जाए किसी को सीलिंग के एक्ट के तहत जमीन बंदोबस्त किया गया है तो वह जो उसको पर्चा मिलेगा वह लगा के वह अंचल अधिकारी के यहाँ दाखिल खारिज का पिटीशन देगा, उसको कोई फी नहीं देना है। किसी आदमी को जमीन मतलब क्या कहते हैं बासगीत का पर्चा मिला है तो अंचल अधिकारी जो बासगीत का पर्चा उसको देंगे केवल उतना ही लगा के वह देगा दाखिल खारिज के लिए अपना पिटीशन। किसी को जमीन क्रय करके दिया गया है तो डीड की कॉपी लगा के देगा। तो इन सभी प्रकार से दाखिल खारिज के वादों का निष्पादन होगा। इसमें भी किसी भी आदमी को जमीन क्रय के अलावा अन्य जो 5 स्रोत हैं उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के फी का कोई प्रावधान नहीं है। और इसके अलावा बड़े इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह हम यह है कि कोई भी आदमी अपने पार्टीशन के लिए जमीन, आपस में हम 3 भाई हैं और हमको सहमति नहीं बन रही है जमीन के बंटवारा का, तो हम सिविल कोर्ट में जाते हैं, पार्टीशन म्यूटेशन जमीन के पार्टीशन सूट दायर करते हैं या सक्सेशन सूट दायर करते हैं या टाइटल सूट दायर करते हैं। तो वह सिविल कोर्ट का जो निर्णय होता है उसके आधार पर में भी दाखिल खारिज की कार्रवाई होगी। अब फर्क इतना ही है कि जब हम पार्टीशन म्यूटेशन करेंगे सहमति के आधार पर में तो वैसी स्थिति में अंचल अधिकारी के समय जो कोर्स एरर्स हैं सबको उपस्थित होना होगा और अंचल अधिकारी को बताना होगा कि हम जो यह पार्टीशन म्यूटेशन करवा रहे हैं उसमें सबकी सहमति है। अगर किसी एक का भी ऑब्जेक्शन हो जाएगा तो पार्टीशन म्यूटेशन नहीं होगा। लेकिन जब सिविल कोर्ट का ऑर्डर होगा तो वैसे स्थिति में अंचल अधिकारी को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी के सहमति की आवश्यकता नहीं है। अंचल अधिकारी विल मूव ऑन हिज ओन और जो सिविल कोर्ट का ऑर्डर है उसके लाइट में दाखिल खारिज की कार्रवाई कर देंगे। अब यहाँ एक और भी इंपॉर्टेंट है कि इसके अलावा सरकार जमीन का एक्विजिशन करती है नेशनल हाईवे बनाने के लिए, थर्ड पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो या अन्य पर्पसेस के लिए, पंचायत भवन बनाने के लिए, आंगनबाड़ी का केंद्र बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन को एक्वायर करती है। तो लैंड एक्विजिशन के तहत जिस रैयत से जमीन का एक्विजिशन हुआ है उस जमीन वह दाखिल खारिज के लिए वह जो एक्विजिशन का डॉक्यूमेंट है उसको लगा के वह विभाग जिसको अगर स्कूल के लिए शिक्षा विभाग ने जमीन लिया है तो वह अंचल अधिकारी को पिटीशन देगा कि इसका दाखिल खारिज शिक्षा विभाग के नाम से कर दीजिए। तो इस ढंग से इस विभिन्न प्रकार से लैंड एक्विजिशन के तहत जो जमीन हित अर्जित किया जाएगा उसके आधार पर में भी दाखिल खारिज की कार्रवाई हुई। इसमें भी किसी भी आदमी को रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। और इन सब के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्ट में संशोधन करके 2017 के एक्ट में डाला गया, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि लीज, परपेचुअल लीज के आधार पर में जमीन सरकार क्रय कर रही है। परपेचुअल लीज की एक पॉलिसी बनी हुई है। लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई जो होती है वह 2 साल 3 साल बड़े लंबे समय तक चलता है। तो सरकार को कुछ ऐसे जमीन की जरूरत होती है जो अगले 15 दिन में जरूरत है, अगले 1 महीना में जरूरत है। तो सरकार ने एक परपेचुअल लीज की नीति बनाई है। वह लैंड एक्विजिशन का जो एक्ट है उसके सेक्शन 2013 में लैंड एक्विजिशन का एक नया एक्ट आया है और वो 1889 में जो एक्ट था उसको रिप्लेस करके 2013 में एक लैंड एक्विजिशन का नया एक्ट आया है। उसके सेक्शन 104 में यह प्रावधान किया हुआ है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो लीज नीति के तहत जमीन प्राप्त कर सकती है। उसी के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक परपेचुअल लीज नीति बनाई है कि किसी भी विभाग को जमीन की जरूरत है तो वह परपेचुअल लीज, वह सीधा रैयत के साथ में निगोशिएशन करेगा और की जमीन बेचने की सहमति प्राप्त करेगा और जमीन की जो कीमत रजिस्ट्रेशन ऑफिस में है, वैल्यू जो है उसका 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना वैल्यूएशन का, MVR उसको बोलते हैं। तो वह मतलब क्या कहते हैं उस जमीन की जो भी कीमत है MVR जिसके आधार पर में रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आप जाते हैं जमीन बेचने के लिए या क्रय करने के लिए, तो वह जो होता है MVR जो होता है उसके आधार पर में
रजिस्ट्रेशन ऑफिस फी लेती है, स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फी। अगर किसी जमीन की कीमत 1 करोड़ है तो लगभग 8 लाख रुपया उसको स्टाम्प फी और 8% और शहरी क्षेत्र में 10% के लगभग स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है जमीन के वैल्यू का। तो यहां पर में आपको यह देखना होगा कि क्या कहते हैं, अगर परपेचुअल लीज के तहत जमीन ली गई है तो सेक्शन 104 के तहत, तो ऐसी स्थिति में 4 गुना पैसा भुगतान करेगी विभाग और लीज नीति के तहत वह जमीन उसको परपेचुअली मिल जाएगा। तो परपेचुअल लीज वह उसको हिंदी में बोलते हैं सतत लीज, सदा के लिए वह जमीन वेस्ट हो जाएगा उस डिपार्टमेंट में, तो उसके आधार पर में भी वह डिपार्टमेंट जाएगा दाखिल खारिज के लिए। तो अंचल अधिकारी की यह बाध्यता है कि वह वैसे डॉक्यूमेंट के आधार पर में दाखिल खारिज की कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज और याद रखना है, एक राइडर यहाँ है कि अगर लीज परपेचुअल नहीं है, लीज अगर एक फिक्स्ड पीरियड के लिए है, अगर लीज 30 साल के लिए है, 99 साल के लिए है, तो वैसी स्थिति में दाखिल खारिज नहीं होगा। वह 99 साल के बाद लैंडलॉर्ड को जमीन वापस चला जाएगा, 30 साल के बाद जमीन वापस चला जाएगा। परपेचुअल लीज में जमीन वापस नहीं जाता है, इसीलिए यह प्रावधान किया गया कि परपेचुअल लीज के आधार पर में दाखिल खारिज की कार्रवाई की जाएगी। तो ये सभी बातें सेक्शन 3 और नियम 3 की बातें हैं। तो हम यह आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे, कोई क्वेरी होगा तो उसको आप लिख के रखेंगे, हम उसको मतलब आई विल ट्राई टू सॉल्व, आई विल ट्राई टू सेटल। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 4 पर में। अभी हम सेक्शन 3 की चर्चा किए हैं, सेक्शन 4 में जो हम थोड़ी सी चर्चा किए थे वह यह है कि रजिस्ट्रेशन के अलावा या जितने मैंने कहा है उसके अलावा कोर्ट ऑर्डर्स, जो जैसे लैंड एक्विजिशन के तहत सिविल कोर्ट के द्वारा आदेश, कोई अन्य मतलब क्या कहते हैं न्यायालय के द्वारा कोई आदेश ऐसा प्राप्त होता है, बिहार लैंड ट्रिब्यूनल है उसका आदेश प्राप्त होगा, कलेक्टर के कोर्ट के द्वारा कोई आदेश प्राप्त होता है, लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्ट के तहत डीसीएलआर का कोई आदेश प्राप्त होता है, तो उन सब के आधार पर में भी अंचल अधिकारी को दाखिल खारिज की कार्रवाई करनी है। और उसके लिए प्रपत्र डाला हुआ है कि प्रपत्र 6 और 7 में, प्रपत्र 6 में रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जितना डेट रजिस्टर्ड होता है उसकी सूचना अंचल अधिकारी को प्रपत्र 6 में दी जाती है, और जितना कोर्ट से अदरवाइज जो सूचना अंचल अधिकारी को प्राप्त होती है उसकी वह प्रपत्र 7 में उसकी सूचना सिविल कोर्ट के द्वारा, बिहार लैंड ट्रिब्यूनल के द्वारा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा, कमिश्नर के द्वारा जो भी आदेश पारित होगा वे प्रपत्र 7 में अंचल अधिकारी को दिए जाएंगे। और अंचल अधिकारी सुओ मोटो, अंचल अधिकारी विल नॉट वेट फॉर एनी पेटिशन, अंचल अधिकारी विल नॉट वेट फॉर एनी म्यूटेशन पेटिशन, वह सुओ मोटो जब कोर्ट का ऑर्डर हो जाएगा और उसकी सूचना अंचल अधिकारी को प्रपत्र 7 में दी जाएगी तो दाखिल खारिज की कार्रवाई अंचल अधिकारी सुओ मोटो प्रारंभ करेंगे और उसका निष्पादन करेंगे। तो यहां तक हम मान के चल रहे हैं कि आप एकदम क्लियर हैं। अब हम सेक्शन 5 की चर्चा करेंगे और नियम 5 की चर्चा करेंगे। अब इसमें यह कहता है, और इसमें यहां एक चीज और भी हम आपको बतला देते हैं कि दाखिल खारिज का पिटीशन या कोर्ट ऑर्डर यह दाखिल खारिज के बाद को प्रारंभ करने के लिए ये सभी भी पर्याप्त नहीं है। इन द सेंस कि दाखिल खारिज के एक्ट में यह प्रावधान किया हुआ है कि हल्का कर्मचारी एक अपना डायरी मेंटेन करेगा। हल्का कर्मचारी एक होता है, जब आप जाओगे तो जैसे आपके यहाँ एक हायरार्की है एएसओ, कानून को और अमीन का, लाइकवाइज अंचल अधिकारी और रेवेन्यू ऑफिसर और हल्का कर्मचारी, उसको रेवेन्यू कर्मचारी बोलते हैं, तो वहां एक हायरार्की बना हुआ है। तो हल्का कर्मचारी जो है, रेवेन्यू कर्मचारी जो है, उनका यह दायित्व होता है कि वे अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। उनको अमूमन 3-4 पंचायत उनके मतलब क्या कहते हैं कार्य क्षेत्र उनका होता है, तो वे अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। अगर उनको यह जानकारी मिलती है कि किसी का निधन हो गया है तो उसके सक्सेशन के लिए की सूचना प्रपत्र 8 में वे अंचल अधिकारी को देंगे और प्रपत्र 9 में उनसे रिपोर्ट की मांग करेंगे अंचल अधिकारी, और प्रपत्र 10 में हल्का कर्मचारी इस संबंध में अपना प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। तो यह प्रपत्र 8, 9 और 10 की बात है। अब हम जो यह हो गया कि मतलब क्या कहते हैं जो कोर्ट ऑर्डर्स और रजिस्ट्रेशन ऑफिस या अदरवाइज के अलावा भी हल्का कर्मचारी इतना पावरफुल आदमी है कि वह अपने कोर्ट मतलब क्या कहते हैं अपने डायरी में जो लिखता है उसके आधार पर में भी वह मतलब इसकी सूचना अंचल अधिकारी को देगा प्रपत्र 9 में, और उसके आधार पर में प्रपत्र 8 उसको मेंटेन करना और प्रपत्र 9 में वह देगा अंचल अधिकारी को सूचना, और प्रपत्र 10 में अंचल अधिकारी उससे रिपोर्ट की मांग करेंगे प्रपत्र 10 में। तो ये भी यह भी औपचारिकता है जिसके आधार पर में दाखिल खारिज की कार्रवाई की जा सकती है और की जाती है। अब हम रिपोर्ट की बात करेंगे। इसमें सेक्शन 5 और नियम 5 दोनों साथ साथ चल रहे हैं।
इसमें यह प्रावधान किया हुआ है कि जब भी कोई म्यूटेशन का पिटीशन ऑनलाइन प्राप्त होगा तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वह उसको अपने लॉगिन से ट्रांसफर कर देगा सीधा सीधा। जब भी प्राप्त होगा तो वह अंचल अधिकारी के लॉगिन में चला जाएगा। अंचल अधिकारी एक आदेश लिखेंगे कि भैया क्या कहते हैं, राजस्व कर्मचारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच करके प्रतिवेदन दे, और उस आदेश को वह अपने लॉगिन से ट्रांसफर करेंगे हल्का कर्मचारी के लॉगिन में। और फिर हल्का कर्मचारी, यही अब हल्का कर्मचारी के लिए यह नियम 5 जो है, और मतलब राजस्व अधिकारी जो अंचल निरीक्षक ओरिजिनली थे उनके लिए यहाँ बहुत प्रासंगिक हो जाता है। इसमें बड़े अच्छे से 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, 11 पॉइंट लिखा हुआ है कि दाखिल खारिज का जो पिटीशन प्राप्त होगा तो किन किन बिंदुओं पर में उनको जांच करना है। अब वह जांच करने के लिए वे सबसे पहला पॉइंट है कि मोड ऑफ इंस्पेक्शन, क्या वे किसी डॉक्यूमेंट के आधार पर में जांच करके प्रतिवेदन दे रहे हैं या स्पॉट इंक्वायरी करके दे रहे हैं। नंबर 2, किसने जमीन बेचा है, क्या वह जमाबंदी रैयत है उसके नाम से रसीद करती थी या कोई अन्य आदमी बेचा है जिसके नाम से रसीद नहीं करती थी, जमाबंदी नहीं थी। तो अगर जमाबंदी रैयत से अलग कोई आदमी ने जमीन बेचा है तो जमाबंदी रैयत के साथ उसका रिश्ता क्या है, इसको देखना पड़ेगा। फिर इसके अलावा यह दिया हुआ है कि डीड में प्लॉट वाइज रकबा है कि नहीं, वह देखना है। हर एक प्लॉट का रकबा डिस्टिंक्ट होना चाहिए। इसके अलावा जमीन गैर मजरूआ सरकार की तो नहीं है, जमीन भूदान की तो नहीं है। और इन सब के बाद 2 लास्ट में बड़े इंपॉर्टेंट यह है कि जमीन पर में आवेदक का, जिसने आवेदन दिया है दाखिल खारिज के लिए, उसका दखल कब्जा है कि नहीं, पीसफुल पोजीशन है कि नहीं। अगर पीसफुल पोजीशन नहीं है, सभी क्राइटेरिया पूरा कर रहा है हुआ, और जमीन पर में उसका पीसफुल पोजीशन नहीं है, तो दाखिल खारिज नहीं होगा। और लास्ट बस मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि अगर किसी जमीन पर टाइटल सूट चल रहा है तो उसका भी दाखिल खारिज नहीं होगा। और यहां आपको भी हम बतलाना चाहेंगे कि जब सर्वे का ऑपरेशन चालू होगा तो इसी कारण से जब टाइटल शॉट हो जाएगा तो फिर आपको निर्णय लेने में दिक्कत होगी। इसी कारण से सर्वे का एक्ट, जो सर्वे सेटलमेंट का जो एक्ट है, उसके सेक्शन 23 को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है यह कि जब सर्वे सेटलमेंट के लिए कोई भी जिला, कोई भी मौजा नोटिफाई कर दिया जाएगा तो वैसे स्थिति में वहां सिविल कोर्ट में कोई भी केस नहीं इंटरटेन होगा। केवल पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही कोई आदमी जा सकता है। सिविल कोर्ट में कोई भी आदमी, मतलब बिलो पटना हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में मतलब लैंड डिस्प्यूट का कोई केस नहीं इंटरटेन होगा, ताकि स्मूथ सर्वे का काम हो सके। नहीं तो मान लीजिए 50% जमीन में चला गया, सिविल कोर्ट में केस चला गया और कोई तब तो आगे की कोई कार्रवाई ही नहीं होगी। तो इसीलिए म्यूटेशन एक्ट में यह प्रावधान किया हुआ है कि अगर किसी जमीन पर में टाइटल सूट चल रहा है, पार्टीशन सूट चल रहा है, सक्सेशन सूट चल रहा है, तो वैसे स्थिति में दाखिल खारिज की कार्रवाई नहीं करना है। और इसमें एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कोई आदमी मान लो 1 एकड़ जमीन खरीदा, 50 डिसमिल जमीन वह सही आदमी से खरीदा है, 50 डिसमिल जमीन उसने सरकारी खरीद लिया। अब जब दाखिल खारिज के लिए गया तो हल्का कर्मचारी यह देख रहा है कि इसका तो 50 ही विक्रेता का 50 ही डिसमिल जमीन पर में अधिकार था। तो ऐसी स्थिति में दाखिल खारिज पार्ट ऑफ द जमाबंदी का भी हो सकता है। यह आप समझ लीजिए कि दाखिल खारिज, या आप भी जब आप सर्वे ऑपरेशन का काम करेंगे तो जब आप खानापुरी के स्टेज में किसी के नाम से खाता खोलेंगे, अगर वह 1 एकड़ जमीन का क्लेम कर रहा है और आप पाएंगे कि नहीं 50 डिसमिल जमीन सरकार की है और 85 डिसमिल इसकी अपनी जमीन है, तो 85 डिसमिल जमीन का खाता खुलेगा। बहुत अंचल अधिकारी को, बहुत विद्वानों को यह कंफ्यूजन है कि नहीं 50 डिसमिल अगर गलत है तो टोटल दाखिल खारिज ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ना आपके मामले में और न सीओ के मामले में। जितनी जमीन सही है उतने ही का दाखिल खारिज होगा, उतने ही का खाता खुलेगा। क्लियर है? तो ये सभी बातें इंक्वायरी एंड रिपोर्ट की बात है, जो अंचल मतलब क्या कहते हैं, राजस्व कर्मचारी इसको जांच करते हैं। जांच करके वे फिर अपने लॉगिन से जांच प्रतिवेदन के साथ उसको ट्रांसफर करते हैं अंचल निरीक्षक राजस्व अधिकारी के पास में, और वे उसको सर्टिफाई करके, या उनको अदरवाइज अगर अंचल निरीक्षक को यह लगता है कि नहीं यह रिपोर्ट में कोई कमी है तो वह उसको मतलब क्या कहते हैं अंकित करते हैं और उसको वे फिर अंचल अधिकारी के लॉगिन में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर जब अंचल अधिकारी के लॉगिन में आ जाएगा, यह 5 सेक्शन 5 की बात हम कर रहे थे, अब हम सेक्शन 6 और नियम 6 की बात करेंगे। मतलब केसेस का डिस्पोजल कैसे होगा, उसके लिए सेक्शन 6 में प्रावधान किया हुआ है म्यूटेशन एक्ट का, और रूल्स जो है उसका रूल 6 से लेके 10 तक में प्रावधान किया हुआ है। अभी तक हम चल रहे थे 3, 4, 5 एकदम साथ साथ, रूल और एक्ट साथ चल रहे थे। लेकिन अब यहां थोड़ा सा डिफरेंस यह है कि रूल 6, 7, 8, 9, 10 इतने हैं
म्यूटेशन केसेस के डिस्पोजल के लिए, और एक्ट का सेक्शन मात्र 6 है म्यूटेशन केसेस के डिस्पोजल के लिए। अब यहां आप समझ जाएंगे, बारीकी से समझेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। अब इसमें यह कह रहा है कि दाखिल खारिज का अगर बात का निष्पादन अंचल अधिकारी के नियमित न्यायालय में किया जा रहा है तो वह रूल 6 से कवर्ड होगा। नियमित न्यायालय का यह मतलब हुआ कि जो भी अंचल अधिकारी अपने कोर्ट में बैठ के उसका निष्पादन कर रहे हैं, वे हियरिंग कर रहे हैं, तो उसमें यह दिया हुआ है कि कोई अगर किसी मामले में आम सूचना और खास सूचना का प्रकाशन होता है, जब अंचल मतलब निरीक्षक और राजस्व कर्मचारी अपना जांच रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो एक आम सूचना और खास सूचना का प्रकाशन होता है। उस सूचना के लाइट में हो सकता है कोई आदमी ऑब्जेक्शन डाले अंचल अधिकारी के न्यायालय में, तो वैसे स्थिति में उसमें सुनवाई करना पड़ेगा अंचल अधिकारी को कि क्या मामला है। जो ऑब्जेक्ट कर रहा है कि दाखिल खारिज अमुक आदमी के नाम से नहीं होना चाहिए, पिटिशनर के नाम से, उसको कहने का क्या दावा है, उसके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन सा कोर्ट ऑर्डर्स है। तो इसके लिए अंचल अधिकारी को ज्यादा समय की जरूरत होगी, वह नोटिस देगा, वह हियर करेगा। तो इसीलिए दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के लिए समय सीमा में भी है कि जब कोई अंचल अधिकारी के नियमित न्यायालय में बिना ऑब्जेक्शन का दाखिल खारिज का वाद का निष्पादन होगा तो 21 दिन में अंचल अधिकारी को उसका निष्पादन करना है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो वैसी स्थिति में 60 दिन में वैसे बातों का निष्पादन करना है अंचल अधिकारी को। यह प्रावधान किया हुआ। तो यह हो गया नियमित न्यायालय में अंचल अधिकारी का। और नियमित न्यायालय में, और दूसरा है नियम 7 में यह लिखा हुआ है कि भाई अंचल अधिकारी, जैसा मैंने कहा, कोर्ट के किसी गांव में जाके अगर दाखिल खारिज बातों का निष्पादन कर रहे हैं तो वह नियम 7 से वह कवर्ड होगा। वहां पर में उसमें यह प्रावधान किया हुआ है कि सेम डे जांच का पिटीशन आया, वहीं लोगों से पूछा, सही लगा तो वहीं हमने डिस्पोजल कर दिया म्यूटेशन पिटीशन को। लेकिन जिन मामलों में स्थिति क्लियर नहीं है, जमीन का ओनरशिप क्लियर नहीं है, जमाबंदी क्लियर नहीं है, जो विक्रेता है वह किस हैसियत से जमीन को बेचा हुआ क्लियर नहीं है, तो अगले कोर्ट कैंप में जो 14 दिन के बाद होगा उसी गांव में, बीच में उसकी जांच होगी, और अगले 15वें दिन जब अंचल अधिकारी उसी गांव में आवेंगे तो वैसे मामलों का निष्पादन होगा। तो यह नियम 7 से कवर्ड है। नियम 8 यह कहता है कि जब किसी मामले में आप दाखिल खारिज वाद को अस्वीकृत करते हैं, जैसा मैंने कहा कि ऑब्जेक्शन आएगा, संभव है कि ऑब्जेक्टर यह पिटीशन यह दिखलावे कि इस पर में तो टाइटल सूट चल रहा है, यह बतलावे कि इसमें क्रेता का जमीन पर में दखल कब्जा नहीं है, यह बतलावे कि यह जमीन रैयती नहीं, ये तो सरकार की जमीन है। तो अगर कोई भी पॉइंट ऐसा देता है जिससे दाखिल खारिज अस्वीकृत हो जाएगा तो अंचल अधिकारी के ऊपर में यह मैंडेटरी है कि वह इसकी सूचना प्रपत्र 14A में पिटिशनर को देंगे। पिटिशनर को इसकी सूचना देना बाध्यकारी है अंचल कार्यालय के द्वारा कि आपने जो पिटिशन दिया था वह अमुक कारण से आपका अस्वीकृत हो गया। तो यह नियम 8 कहता है। अब नियम 9 और 10 दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इन द सेंस कि ऑनलाइन होने से नियम 9 और 10 एक ही साथ हो जाता है। पहले अलग अलग था, अलग इन द सेंस कि जब दाखिल खारिज स्वीकृत होता था तो नियम 9 के तहत एक करेक्शन स्लिप निकलता था, और करेक्शन स्लिप की कॉपी पिटिशनर को दिया जाए, माने पिटिशनर को हम करेक्शन स्लिप दे रहे हैं, मतलब हो गया कि उसका दाखिल खारिज स्वीकृत हो गया। और वह जो करेक्शन स्लिप है उसकी 2 कॉपी या 3 कॉपी अंचल का जो राजस्व कर्मचारी है उसको दिया जाता था, और उस करेक्शन स्लिप के हिसाब देख के वह जमीन को एक जगह से घटा के और जिसके नाम से दाखिल खारिज स्वीकृत हुआ उसके नाम से जमाबंदी खोलता था, और उसके बाद लगान रसीद निर्गत करता था। लेकिन अब ऑनलाइन होने से 9-10 एक साथ हो गया, इन द सेंस कि जब भी अंचल अधिकारी के द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज वाद का निष्पादन किया जाता है, अगर दाखिल खारिज को स्वीकृत किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली शुद्धि पत्र जनरेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जमाबंदी खुल जाएगी। क्योंकि सभी जमाबंदी ऑनलाइन है, नई जमाबंदी ये खुल जाएगी। तो यह 9 और 10 जो है वह अब मतलब कि एक साथ इसका निष्पादन हो जाता है और जमाबंदी खुल जाती है। अब यहाँ यह बाध्यकारी है कि जैसे अगर किसी का दाखिल खारिज अस्वीकृत हुआ उसको अगर हमको सूचना देना बाध्यकारी है, तो लाइकवाइज यहाँ भी अगर किसी का दाखिल खारिज स्वीकृत होता है तो म्यूटेशन के पोर्टल से शुद्धि पत्र को, करेक्शन स्लिप को डाउनलोड करके अंचल कार्यालय का यह दायित्व है कि उसकी एक प्रति आवेदक को उपलब्ध करा दे कि आपने जो पिटीशन दिया उसके आधार पर में आपका दाखिल खारिज स्वीकृत हो गया। और पिटिशनर चाहे तो हल्का कर्मचारी से ऑफलाइन लगान दाखिल खारिज ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं हो सकता, केवल ऑनलाइन होगा, लेकिन लगान का भुगतान जो है वह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है व्यवस्था। कोई भी आदमी जाके राजस्व कर्मचारी से लगान का पेमेंट करके रसीद ले सकता है, मतलब मैनुअली,
या चाहे तो शुद्धि पत्र को देख के अपना ऑनलाइन लगान को जमा कर सकता है, तो उसको एक रेंट रिसीट जनरेट हो जाता है। तो ये सभी बातें मतलब क्या कहते हैं दाखिल खारिज बातों के निष्पादन की है। अब निष्पादन में बड़े एक इंपॉर्टेंट है कि केस रिकॉर्ड, जैसे आपके यहाँ आप एएसओ के रूप में काम करेंगे, क्वासी जुडिशियल फंक्शन आपका होगा, आप कोर्ट करेंगे, कोई भी आदमी मान लिया आपका खानापुरी के स्टेज में या फाइनल पब्लिकेशन जब खतियान का हो जाएगा उसके बाद कोई भी आदमी आवेगा आपके न्यायालय में ऑब्जेक्शन लेके, तो ऐसी स्थिति में आप केस रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, उसको एक रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा। लाइकवाइज यहाँ भी अंचल कार्यालय में भी म्यूटेशन का जितना पिटीशन आवेगा उसको उसका एक रजिस्टर मेंटेन होगा, उसका एक अभिलेख, उसका एक केस नंबर पड़ेगा और उसका अभिलेख मेंटेन करेगा। और अभिलेख के निष्पादन के लिए बहुत सिंपल बात है कि आप भी जो करेंगे, इसीलिए हम उसकी चर्चा थोड़ी सी कर देना चाहते हैं। हम म्यूटेशन के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, लेकिन दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो। अभिलेख का संधारण जो है वह बड़ा इंपॉर्टेंट है। वह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पदाधिकारी 20 साल की नौकरी कर लिए लेकिन अभिलेख संधारित नहीं करने आता है, ऑर्डर शीट कैसे लिखा जाए वह नहीं जानते हैं, तो उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, तो आप अपने पर में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कि किसी मामले में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, दाखिल खारिज का अभिलेख में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, तो ऐसे मामलों में 3 पैराग्राफ में ऑर्डर शीट होना चाहिए। पहले पैराग्राफ में कि भाई किस आदमी ने किस जमीन के दाखिल खारिज के लिए पिटीशन दिया था, जमीन का डिटेल्स क्या था, और हल्का कर्मचारी को जांच करके प्रतिवेदन के लिए आदेश दिया गया था। ये बातें पहले पैराग्राफ में होगा। दूसरे पैराग्राफ में यह लिखाएगा कि हल्का कर्मचारी और अंचल निरीक्षक ने जांच करके क्या प्रतिवेदन दिया, और तीसरे पैराग्राफ में उसका डिटेल्स होगा, और तीसरे पैराग्राफ में अंचल अधिकारी क्या महसूस करते हैं कि उसका डिस्पोजल उसको स्वीकृत करें या अस्वीकृत करें। तो अगर वे स्वीकृत करते हैं तो उसका भी कारण लिखेंगे, और उसको वे अस्वीकृत करते हैं तो उसका भी कारण लिखेंगे। हमेशा मतलब रीजन ऑर्डर इसको बोलते हैं। आप कारण के साथ किसी को स्वीकृत अस्वीकृत करेंगे, या नहीं कि हल्का कर्मचारी ने जांच करके प्रतिवेदन दिया, हम दाखिल खारिज को स्वीकृत कर रहे हैं, नहीं, आपको कारण देना पड़ेगा कि इस कारण से इसको हम स्वीकृत कर रहे हैं। और किसी के पिटीशन को आप अस्वीकृत करते हैं तो उसको भी आपको उसका कारण देना पड़ेगा। तो अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया तो 3 पैराग्राफ में आप ऑर्डर शीट लिखो। अगर किसी मामले में ऑब्जेक्शन आ जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस इन द सेंस कि पहला पैराग्राफ वही रहेगा कि जो पिटीशन दिया, किस जमीन का पिटीशन दिया, हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक को जांच करके हमने प्रतिवेदन के लिए ऑर्डर किया। पैराग्राफ नंबर 2 में वही रहेगा जो जांच करके क्या प्रतिवेदन आया। पैराग्राफ नंबर 3 में ऑब्जेक्शन क्या आया उसका डिटेल्स रहेगा। पैराग्राफ नंबर 4 में आपने क्या हियरिंग किया, आपने क्या पाया, उसको आप लिखेंगे। और पैराग्राफ नंबर 5 में आप उसको स्वीकृत कर रहे हैं या अस्वीकृत कर रहे हैं उसको आप लिखेंगे। तो 5 पैराग्राफ में जिन मामलों में ऑब्जेक्शन आवेगा, तो 5 पैराग्राफ में आपको मतलब कि एक सामान्यतः हो सकता है कोई विशेष परिस्थिति में इससे ज्यादा भी हो जाए, तो कम से कम 3 पैराग्राफ और 5 पैराग्राफ, जिन मामलों में ऑब्जेक्शन नहीं है 3 पैराग्राफ में, जिन मामलों में ऑब्जेक्शन है कम से कम 5 पैराग्राफ में, उससे ज्यादा भी हो सकता है। आप जितना भी अच्छा ऑर्डर लिखें, जितने भी लंबे पैराग्राफ में डालें तो अच्छा है। तो मिनिमम 5 पैराग्राफ में आपको अपना ऑर्डर शीट लिखना चाहिए। तो उससे यह होगा कि आपके आदेश को ऊपर के न्यायालय, आपको बड़ा संतोष होगा कि आपके ऑर्डर को अगर डीसीएलआर के द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता है, आपके आदेश को बहाल रखा जाता है, तो आपको बहुत खुशी होगी, आपको संतोष होगा। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्डर मस्ट बी स्पीकिंग। स्पीकिंग का मतलब होता है कि उसको पढ़ने से लगे कि एकदम क्लियर कि भैया यह जो स्वीकृत हुआ है वैलिड रीजन है इसका, यह जो अस्वीकृत हो गया है इसका वैलिड रीजन है, कारण सोर्स कारण इसको अस्वीकृत किया गया। तो यह हो गया डिस्पोजल की बात, म्यूटेशन केसेस का। अब हम आपको इसमें यह म्यूटेशन, चूंकि यह मैंने कहा कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, एक्ट के तहत कवर्ड है, तो म्यूटेशन केसेस का जो डिस्पोजल होता है, हो सकता है सुनवाई के बाद भी अगर आप किसी के म्यूटेशन केस को अस्वीकृत कर दिए, कोई ऑब्जेक्शन दिया, उसकी नहीं सुन के जो पिटिशनर था उसी के पक्ष में आपने ऑर्डर कर दिया, तो जो व्यथित होगा, जो एग्रीव्ड होगा, वह तो कहीं जाएगा ना। तो उसके लिए इस म्यूटेशन एक्ट में यह प्रावधान किया हुआ है सेक्शन 7 में कि एपीलेट अथॉरिटी डीसीएलआर होंगे। भूमि सुधार उपसमाहर्ता जो अनुमंडलों में होते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी और भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा के, ये 2 पदाधिकारी अनुमंडलों में होते हैं। तो भूमि सुधार उपसमाहर्ता राजस्व के समझिए अनुमंडल पदाधिकारी हैं, राजस्व के मतलब अनुमंडल लेवल के पदाधिकारी हैं। तो उनके न्यायालय में
अपील होगा दाखिल खारिज वादों के अंचल अधिकारी के आदेश के विरुद्ध में। और डीसीएलआर का फिर यह काम होगा, वह है कि 1 महीना के अंदर में उसका अपील होना चाहिए। हो सकता है कि किसी को सर्टिफाइड कॉपी नकल प्राप्त करने में या अन्य कारणों से विलंब हो जाए, तो डीसीएलआर के यहाँ कोई 6 महीना के बाद अगर जाता है तो अपने पिटीशन के साथ में वह कंडोनेशन पिटीशन इसको बोलते हैं, विलंब क्षांति का पिटीशन भी लगा के देंगे। और डीसीएलआर देखेंगे कि वैलिड रीजन है विलंब का, तो उसको वे कंडोन करेंगे और उस केस को वे एडमिट कर लेंगे अपने कोर्ट में। और जब एडमिट कर लेंगे तो उसमें सुनवाई होगी ऑब्जेक्टर और पिटिशनर, फिर वहां नोटिस निर्गत होगा, उसको सुना जाएगा और उसके बाद उसका निष्पादन होगा। मतलब क्या कहते हैं, जो भी उनको जो रीजेंट आदेश पारित करेंगे डीसीएलआर साहब, वह भी जो मैंने कहा वह भी एक रीजेंट होना चाहिए, उनका भी ऑर्डर रीजेंट होना। अगर वे सीओ के आदेश से सहमत हैं तो वही लिखेंगे, सीओ के आदेश से वे डिसएग्री करते हैं कि नहीं सीओ का आदेश गलत है, तो उन पर में जवाबदेही और ज्यादा हो जाती है कि सीओ के आदेश को वे विखंडित कर रहे हैं। आपके आदेश को अगर मान लीजिए हायर अथॉरिटी विखंडित करता है तो उसका वह दायित्व बनता है कि वह उसका कारण स्पष्ट दे कि हम क्यों एएसओ के ऑर्डर से डिसएग्री करते हैं, एएसओ का ऑर्डर क्यों गलत है, तो इसको स्पष्ट लिखना चाहिए, मतलब एपीलेट अथॉरिटी को। और जब डीसीएलआर का आदेश पारित हो जाता है उसके बाद भी अगर कोई आदमी व्यथित है तो वैसी स्थिति में कलेक्टर ऑब्लिक एडिशनल कलेक्टर दोनों ही के कोर्ट में आप जा सकते हैं। मतलब क्या कहते हैं, रिविजनल अथॉरिटी इसको बोलते हैं, ये दोनों रिविजनल अथॉरिटी हैं। वहां भी 1 महीना के अंदर जाना है, वहां भी कंडोनेशन का प्रावधान है, वहां भी हियरिंग होगी, अभिलेख खुलेगा मतलब एडिशनल कलेक्टर के कोर्ट का, और वहां पर में उसमें उसके साथ यह रिकॉर्ड लग जाएगा दाखिल खारिज का, जो सीओ का रिकॉर्ड है, डीसीएलआर का रिकॉर्ड है, और वह रिकॉर्ड आगे चलेगा, उसमें नोटिस निर्गत होगा, उसमें दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, उसमें सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद रीजेंट आदेश पारित किया जाएगा। म्यूटेशन एक्ट में इन सब के अलावा एक और इंपॉर्टेंट इशूज डाला हुआ है, वह है जमाबंदी कैंसिलेशन। जैसे मैंने कहा कि सेक्शन 6 में दाखिल खारिज वादों के निष्पादन की बात है, तो सेक्शन 7 में अपील की बात है, सेक्शन 8 में रिवीजन की बात है, और सेक्शन 9 और नियम 13 वहां चूंकि 6 से लेकर 10 तक हो गया था, तो रूल 11 में अपील की बात है, रूल 12 में रिवीजन की बात है, रूल 13 में जमाबंदी कैंसिलेशन। यह बड़ा इंपॉर्टेंट एक पावर एडिशनल कलेक्टर को दिया गया कि एडिशनल कलेक्टर किसी भी जमीन की, वह चाहे रैयती हो चाहे सरकारी हो, वे अगर यह महसूस करते हैं कि इसकी जमाबंदी गलत चल रही है तो सुओ मोटो या किसी के पिटीशन देने पर, तो ऐसी स्थिति में वैसे जमीन का वह जमाबंदी को रद्द कर सकते हैं किसी के नाम से अगर जमाबंदी चल रही है। तो यह पावर पहले एडिशनल कलेक्टर को नहीं था, तो बहुत दिक्कत होती थी, सरकारी जमीन की जमाबंदी लोगों की चल रही थी, सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था, और सिविल कोर्ट का प्रोसेस 10 साल 12 साल 14 साल चलता था। तो इसी के कारण उसको ध्यान में रखते हुए इस एक्ट के सेक्शन 9 और नियम 13 में यह प्रावधान किया हुआ है कि किसी भी जमीन की जमाबंदी को एडिशनल कलेक्टर सुओ मोटो या किसी के पिटीशन देने पर में उसके आधार पर जमाबंदी का वे कैंसिलेशन कर सकते हैं। लेकिन एडिशनल कलेक्टर का जमाबंदी कैंसिलेशन के का जो पावर है, उनके आदेश से अगर कोई आदमी व्यथित है तो वह कलेक्टर के कोर्ट में जाएगा अपील के रूप में जमाबंदी कैंसिलेशन का, नॉट डीसीएलआर। और कलेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर कोई आदमी व्यथित है तो वह कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर के कोर्ट में जाएगा, मतलब क्या कहते हैं, रिविजनल अथॉरिटी के रूप में। और इसके अलावा म्यूटेशन एक्ट में खाता पुस्तिका की भी बात कही गई है, लेकिन खाता पुस्तिका एक बार काफी पहले खाता पुस्तिका बनाने का एक मुहिम चला, लेकिन वह टू बी स्पीकिंग वेरी फ्रैंक कि वह सक्सेसफुल नहीं हो सका। हम उसको फेल नहीं कहेंगे, बट दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। इसी के कारण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने खाता पुस्तिका बनाने के काम को विथड्रॉ कर लिया, और अभी सर्वे के काम को आगे बढ़ाया जाएगा कि अगर आप सबके जमीन का सही अगर मतलब एंट्री कर देंगे, अगर हम लोगों का सर्वे का जो खतियान है वह आज के परिप्रेक्ष्य में अगर नए सर्वे खतियान का निर्माण, मॉडर्न सर्वे खतियान का निर्माण हो जाता है, तो वैसी स्थिति में जमीन का डिस्प्यूट जो है वह खत्म हो जाएगा। जो एक्चुअल जमीन के मालिक हैं वही जमीन को उन्हीं के नाम से जमाबंदी खुलेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसीलिए यह उन्होंने कहा है कि अगले 2 वर्षों में सर्वे सेटलमेंट के काम को पूरा किया जाए। तो हम मतलब आपका जो सर्वे सेटलमेंट का जो भी मतलब क्या कहते हैं प्रोविजंस जो है उसके तहत तो 1 साल में भी आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट सो इजी। इसीलिए 2 साल का विभाग ने टारगेट रखा है कि 2 साल में सर्वे सेटलमेंट का काम किया जाए। हो सकता है कि इसको फेज वाइज, जैसे आपको 14 जिला अगर बहुत
54 जिला मतलब 38 जिला में संभव नहीं होगा, तो 50% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, 35% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, 40% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में यह काम चलेगा। तो 2 साल मतलब क्या कहते हैं, अभी जहां 14 जिला में जाइएगा वहां करिएगा, फिर 2 साल अगले जहां जिस जिला को आप अभी नहीं टच करेंगे वहां जाएंगे, फिर उसके बाद जो जिला बचेंगे वहां जाएंगे। तो सर्वे सेटलमेंट का काम अगर आप पूरा करते हैं, लेकिन सर्वे सेटलमेंट के काम को पूरा करने के लिए इस जमाबंदी पंजी को अपडेट होना अंचल अधिकारियों को, व्हेन यू विल हैपन टू बी इन योर अंचल, तो आप यू विल इम्प्रेस अपॉन की दाखिल खारिज के जितने बात हैं उसका आप निष्पादन कर दो, तो आपको खाता खोलने में बहुत आसानी होगी। जिसके नाम से जमाबंदी चल रही है, जिसके नाम से लगन रसीद कट रही है, आप स्पॉट पर आंख बंद करके आप उसी के नाम से जमाबंदी, आंख बंद करके माने आपको मतलब आपको बहुत नहीं सोचना है, आप उसी के नाम से खाता खोलेंगे जिसके नाम से जमाबंदी चल रही है। लेकिन अगर जमाबंदी ग्रैंडफादर के नाम से है और आज तक उसका सक्सेशन म्यूटेशन नहीं हुआ, उसका पार्टीशन म्यूटेशन नहीं हुआ, तो आपको वहां पर में जमाबंदी खोलने में बहुत दिक्कत होगी। इन द सेंस की हो सकता है 5 एकड़ जमीन है, किसी ने अपनी जमीन के शेयर के हिस्सा जमीन बेच दिया और कहेगा कि नहीं नहीं मेरी जमीन अभी है, इसमें शेयर है, मेरे के नाम, मेरा नाम भी इसमें डालो, क्योंकि मेरे फादर के नाम से जमीन है, इसमें हम भी स्टेक होल्डर हैं। तो वहां आपको बहुत दिक्कत होगी। मान लिया उदाहरण के लिए, बहुत छोटे से उदाहरण से बतला रहे हैं कि मेरे फादर के नाम से 18 एकड़ जमीन है, हम तीनों भाई के नाम से जमीन नहीं बटी, मेरे एक भाई गांव में रहते हैं, उन्होंने 5 एकड़ जमीन ऑलरेडी डिस्पोजल कर दिया। अब 18 एकड़ में से अगर 5 एकड़ जमीन को आप घटा देंगे, 13 एकड़ जमीन बची हुई है, तो अगर आप सर्वे करने के लिए जाएंगे तो 13 एकड़ जमीन में फिर उनका भी शेयर 1/3 का ही बनेगा कानूनन। उन्होंने बेचा तो बेचा, ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी, ज्वाइंट फैमिली की, उन्होंने बेचा। आज के डेट में ही विल हैव द एक्चुअल मतलब कि इक्वल शेयर। तो ऐसी स्थिति में आपको फिर, लेकिन अदर 2 ब्रदर्स हैं, दे विल ऑब्जेक्ट कि भैया उन्होंने तो 5 एकड़ जमीन बेच दिया, 13 एकड़ में उनकी अब हिस्सा 1 ही एकड़ की है, शेष 6 एकड़ हम 2 भाई की है। तो वहां आपको दिक्कत होगी। अगर वही अगर पार्टीशन म्यूटेशन करके, सक्सेशन म्यूटेशन करके जमाबंदी को अपडेट कर दिया जाता है, तो फिर आपको दिक्कत सर्वे सेटलमेंट के काम में नहीं होगी। तो उसको थोड़ा सा जाके अपने अंचल अधिकारी से यू विल इम्प्रेस, और हम लोग भी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट भी यह कर रही है कि भाई जमाबंदी पंजी को अपडेट कर दिया जाए, तभी सर्वे सेटलमेंट का काम सक्सेसफुल होगा। और 100% सक्सेसफुल करने के लिए जमाबंदी पंजी को अपडेट करना, डिजिटाइज करना, जैसा मैंने कहा कि अगर किसी एक भी जमाबंदी, मतलब किसी एक छोटे से मौजे की जमाबंदी को अभी तक डिजिटाइज नहीं किया गया है, ऑनलाइन नहीं किया गया, उस मौजे की जमीन की अगर बिक्री होती है तो दाखिल खारिज उसका होगा ही नहीं, क्योंकि ऑफलाइन करना नहीं है और उसका जमाबंदी है ही नहीं ऑनलाइन, तो दाखिल खारिज होगा कैसे। तो ये सभी जो बातें हैं बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, वे आपके सर्वे एक्ट, बहुत सारी बातें ऐसी है, मान लीजिए म्यूटेशन एक्ट के तहत अंचल अधिकारी काम कर सकता है आइसोलेशन में म्यूटेशन एक्ट को पढ़ के, लेकिन सर्वे का काम जो है वह आपको सभी एक्ट को साथ में लेके चलना पड़ेगा। आपको म्यूटेशन एक्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, भूदान एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, वो सब एक दूसरे से जुड़ा, वहां तो स्वामित्व का निर्धारण है ना, तो स्वामित्व का निर्धारण जो होगा उसके लिए तो बहुत जरूरी है ना कि आपको सभी एक्ट के तहत आपको जानकारी, बेसिक आइडिया रहे, तो उसके लाइट में आप काम करें। अब हम इसके अलावा जो बातें किताब में नहीं है और एक्ट से अलग हट के कुछ बातें ऐसी हैं जो बाद का डेवलपमेंट है, उसको हम कुछ पॉइंट्स है केवल उसकी चर्चा बहुत तेजी में करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके कुछ प्रश्नों का जवाब देके आज के सेशन को हम बंद करेंगे। उसमें यह है परपेचुअल लीज और लैंड एक्विजिशन, जिसकी चर्चा मैंने पहले कर दी है कि परपेचुअल लीज के आधार पर में दाखिल खारिज की कार्रवाई की जाएगी, लैंड एक्विजिशन के तहत भी दाखिल खारिज की कार्रवाई की जाएगी। क्लियर है। अगला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, एक होता है पावर ऑफ अटर्नी। यह आपको मिलेगा, पावर ऑफ अटर्नी होता है कि मान लिया जाए कोई इंग्लैंड और अमेरिका चला गया, तो वह आदमी किसी को एक रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी बना देता है कि हम जा रहे हैं अमेरिका और हम अमुक आदमी को इसके लिए हम प्राधिकृत कर रहे हैं कि मेरी जितनी जमीन है उसको वे बेचेंगे। तो पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर में अगर कोई आदमी जमीन बेचता है, उस जमीन को बेचता है जो पावर ऑफ अटर्नी में लिखा हुआ है, और वह जमीन यह प्रमाणित होता है कि उसी की थी जिसने पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट किया है। तो वैसे स्थिति में जिसके नाम से पावर ऑफ अटर्नी है वह अगर जमीन बेच रहा है तो उसके आधार पर में दाखिल खारिज की कार्रवाई होगा, करना है। इसके बाद है एक होता है, जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा कि भैया डीड, रजिस्टर्ड डीड, एक्सचेंज डीड, क्या कहते हैं विल मतलब गिफ्ट, सरकार के द्वारा दिया हुआ जमीन, इस सब या कोर्ट ऑर्डर्स है, इसके आधार पर में आप दाखिल खारिज करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है लादाबी, वाजिदाबा का एक डीड बनता है,
कोई आदमी मान लिया जमीन सरकारी नौकरी में थे, उन्होंने 5 एकड़ जमीन किसी के नाम से खरीद लिया और आज जब रिटायर हो गए तो उसके बाद से सरकार की नजर में हम न आवे, उससे एक लिखा लिया वाजिब दावा कि हम अपने दावा को इस जमीन पर से अपना दावा हम छोड़ रहे हैं। तो यह मैटर एक बार बहुत मतलब कि एजिटेट हुआ था डिपार्टमेंट के लेवल पर कि वाजिब दावा का अगर डीड अगर रजिस्टर्ड होगा तो क्या उसके आधार पर दाखिल खारिज की कार्रवाई की जाएगी। तो इसको एग्जामिन किया गया विथ रेफरेंस टू एक्ट में जो प्रोविजन है उसको, और विधि विभाग से एडवोकेट जनरल से भी राय प्राप्त किया गया और यह राय बनी एडवोकेट जनरल की और विधि विभाग से और क्या कहते हैं हमारे एक्ट से। यह कंक्लूसिवली हम लोगों ने एक चिट्ठी निकाला सभी अंचल अधिकारियों को, सभी कलेक्टर्स को कि लादाबी और वाजिब दावा के आधार पर में, डीड के आधार पर में दाखिल खारिज की कार्रवाई नहीं होगी। मोर ओवर आप यह समझिए कि वैसे ही डीड के आधार पर दाखिल खारिज की कार्रवाई होगी जो हमारे म्यूटेशन एक्ट में है। वाजिब दावा और लादाबी का उल्लेख म्यूटेशन एक्ट में नहीं किया हुआ, इसीलिए इन दोनों एक्ट के मतलब इन दोनों डीड के आधार पर में दाखिल खारिज की कार्रवाई नहीं होगी। अगला पॉइंट है मेरा रजिस्ट्रेशन आउटसाइड बिहार। बिहार के बाहर अगर कोई आदमी, हो सकता है कि बिहार की जमीन को कोई दिल्ली में खरीद लिया, बिहार की जमीन को कोई कोलकाता में खरीद लिया, मद्रास में खरीद बिक्री कर लिया। तो 1992 ईस्वी में 1992 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक सर्कुलर निकाला कि इससे कोई आदमी दिल्ली में जमीन का क्रय विक्रय कर दिया बिहार की जमीन का, तो सरकार को राजस्व की क्षति होगी, उसको रजिस्ट्रेशन फी नहीं मिलेगा, उसको स्टाम्प शुल्क नहीं मिलेगा। तो इसके कारण 1992 में सरकार ने यह निकाला कि नहीं, आउटसाइड बिहार अगर कोई डीड का रजिस्टर्ड मतलब जमीन की खरीद बिक्री होती है तो उसके आधार पर में दाखिल खारिज नहीं करना है। लेकिन फिर कोर्ट में यह मामला चला गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने यह एडजुडिकेट किया कि नहीं, आप राज्य के बाहर भी कोई आदमी अगर डीड रजिस्टर्ड करवाता है, वो भी तो रजिस्ट्री ऑफिस है, वह भी इस संघ मतलब यह संविधान वहां भी लागू है, दिल्ली में भी लागू है, चेन्नई में भी लागू है, कलकत्ता मतलब क्या कहते हैं कोलकाता में भी लागू है। तो इसके कारण अब उसके आधार पर दाखिल खारिज को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो बिहार सरकार ने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला, उसमें उसने यह दिया कि दिल्ली में या आउटसाइड बिहार अगर कोई आदमी डीड रजिस्टर्ड कराया है, जमीन की खरीद बिक्री किया है, तो वह आदमी उस डीड को सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार के यहाँ वह जमा करेगा। डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार का 2 दायित्व है, वह वहां करस्पॉन्डेंस करेंगे कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास से कि क्या यह डीड आपके यहाँ रजिस्टर्ड हुआ है, यह फेक डीड तो नहीं है, फॉर्ज डीड तो नहीं है। अगर वहां से यह आ जाएगा कि हाँ यह डीड सही है, तो ऐसी स्थिति में डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार यह देखेंगे कि उसने दिल्ली में जो कोर्ट फी दिया और स्टाम्प शुल्क दिया वह बिहार में जितना उसको लगना चाहिए था उससे कम है या ज्यादा है। अगर उससे कम उसने जमा किया तो डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार उससे बैलेंस कोर्ट फी और रजिस्ट्रेशन फी जमा करावेंगे और उस डीड की मान्यता यहां दी जाएगी। तो यह है कि आउटसाइड बिहार अगर वह 2002 में मतलब यह एक सर्कुलर निकला और जिसके तहत आउटसाइड बिहार भी रजिस्टर्ड होगा डीड, तो इस राइडर के साथ, यह जो 2 राइडर मैंने कहा, इन दोनों राइडर के साथ में उसके दाखिल खारिज की कार्रवाई होगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, वह बड़े एजिटेट होते हैं जब अंचल अधिकारियों के साथ बात करते हैं या उनका कोई ऐसा कोई सेमिनार होता है, वर्कशॉप होता है, तो उसमें यह बात आती है कि अंचल अधिकारी, मान लीजिए कोई आदमी अपील में अंचल अधिकारी के ऑर्डर के अगेंस्ट में डीसीएलआर के पास जाता है और वह कोर्ट, उनके यहाँ कोर्ट मतलब केस फाइल करता है। अब अपीलेट अथॉरिटी के रूप में डीसीएलआर उसमें ऑर्डर नहीं पारित करते हैं और उसको फिर रिमांड कर देते हैं सीओ को, यह लिखते हुए कि इसमें जांच करके ऐसे करो वैसे करके इसका निष्पादन करो। तो यह मामला बहुत जब होने लगा तो यह एजिटेट हुआ डिपार्टमेंट के लेवल पर। इस प्रकार के वर्कशॉप में जहां सीओ और डीसीएलआर दोनों रहा करते थे, वैसे मामलों में यह आया कि बहुत सारे मामलों में डीसीएलआर रिमांड कर देते हैं। तो इसको भी एग्जामिन किया गया और जुरिस्डिक्शन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसको एग्जामिन करने पर में यह पाया गया कि नहीं, डीसीएलआर साहब, अपीलेट जो कोर्ट है उसको किसी भी हालत में केस को रिमांड नहीं करना है। डीसीएलआर उसमें अपना आदेश पारित करेंगे, वे विधिवत सुनवाई करेंगे और उसमें आदेश पारित करेंगे। डीसीएलआर का हैज नो पावर टू रिमांड एनी केस। और इसके तहत हाई कोर्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, केवल हम 2 लाइन उसको पढ़ के आपको सुना देते हैं, आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे। उसमें है कि एक्सरसाइज ऑफ इनहेरेंट पावर्स बाय रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट का इनहेरेंट पावर्स क्या है उसके बारे में यह कह रहा है, the court cannot under inherent powers remand a case for giving fresh opportunities to the parties or to adduce further evidence। तो बहुत साफ हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि the court cannot under inherent powers remand a case for giving fresh opportunities,
और आगे यह लिखा, द फंक्शंस ऑफ द अपीलेट कोर्ट इज टू फाइंड एज टू वेदर द जजमेंट अपील्ड अगेंस्ट वाज करेक्ट ऑन द डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर। अब डीसीएलआर को इतना ही देखना है कि जिस तिथि को अंचल अधिकारी ने आदेश पारित किया उस तिथि को वह ये बातें सही थी कि नहीं थी। अगर अंचल अधिकारी जिस डेट को आदेश पारित कर रहा है उस डेट को जमीन पर में आवेदक का दखल नहीं था, उस डेट को उस जमीन पर टाइटल सूट चल रहा था, तो वह सही माना जाएगा। डीसीएलआर उसको अपहेल्ड करेंगे उसके आदेश को। अगर यह पाते हैं कि नहीं नहीं उस डेट को कोई टाइटल सूट नहीं था, बाद के डेट में टाइटल सूट हुआ और वह अपील में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में मतलब अगर टाइटल सूट जिस समय में वे डिस्पोजल कर रहे हैं उस समय में अगर टाइटल सूट नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में डीसीएलआर उसको मतलब क्या कहते हैं रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं और उसको इनहेरेंट पावर्स के तहत अपने रिकॉर्ड इनका अंचल अधिकारी का जो रिकॉर्ड है, अंचल का जो रिकॉर्ड है, ही कैन नॉट सेंड इट बैक टू अंचल अधिकारी फॉर पासिंग फ्रेश ऑर्डर, वह नहीं हो सकता है। इसके बाद है एक अभी प्रॉब्लम यह हो रहा है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि म्यूटेशन का केसेस, जैसे किसी आदमी ने जून में अप्लाई किया, जून 2019 में, उसका म्यूटेशन अभी तक नहीं हुआ। किसी आदमी ने जनवरी 2020 में अप्लाई किया, उसका हो गया। तो हम लोगों ने यह इंप्रेस अपॉन किया है अंचल अधिकारियों को कि भैया जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसने पहले पिटीशन दिया उसका निष्पादन पहले करो। संभव है 10-5 दिन का फर्क हो सकता है कि किसी हल्का कर्मचारी ज्यादा फास्ट होगा तो वह अपना जांच प्रतिवेदन जल्दी दे देगा, किसी हल्का कर्मचारी की व्यस्तता ज्यादा होगी तो वह 10 दिन के बाद देगा। लेकिन हमेशा यह ध्यान रहे कि जो पहले आया, न्याय यही ना कहता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसके पक्ष में पहले उसका आदेश पारित होना चाहिए, जो बाद में आया उसका आदेश बाद में पारित होना चाहिए। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अंचल कार्यालय से जो नोटिस निर्गत होता है, जब जांच रिपोर्ट आ जाते हैं और नोटिस निर्गत होता है तो नोटिस में बहुत साफ साफ नहीं लिखा होता है कि नोटिस का प्रयोजन क्या है। निकल गया कि हम और खास को यह सूचित किया जाता है कि क्या कहते हैं म्यूटेशन की कार्रवाई हो रही है, आप अपना ऑब्जेक्शन डालें। यह नहीं, आपको अपने म्यूटेशन व नोटिस में बहुत साफ साफ आपको लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए कि किस जमीन का म्यूटेशन होने जा रहा है और किसके नाम से होने जा रहा है, ताकि किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो वह अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन देगा। तो नोटिस बड़े साफ होने चाहिए, नोटिस मस्ट बी स्पेसिफिक, उसमें साफ साफ शब्द होना चाहिए कि क्या किस पर्पस के लिए नोटिस निकाला। आप बहुत सारे नोटिस को पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंचल अधिकारी ने, डीसीएलआर साहब ने नोटिस निकाला है तो किस प्रयोजन से, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्यों निकाला। तो वह नोटिस मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक और वेरी क्लियर। उसके बाद एक और बड़े इंपॉर्टेंट यहां बिहार में आ गया था और वह यह आया कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने अभी 3-4 महीना कबल यह निकाल दिया कि जिसके नाम से जमाबंदी चल रही है वही जमीन को बेच सकता है। तो फिलहाल हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है और वह मतलब अभी अंडर कंसिडरेशन है हाई कोर्ट का। तो जमाबंदी इस ख्याल से वह भी है कि अगर किसी के नाम से जमीन नहीं है और उसके फादर के नाम से 1000 एकड़ जमीन है तो वह जमीन को नहीं बेच सकता है। उसको कोई मेडिकल मतलब के पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, बच्ची की शादी के लिए अगर जमीन बेचने की जरूरी है, बाध्यता है, तो ही कैन नॉट सेल लैंड। तो उसके ख्याल से यह हम लोगों ने यह इंप्रेस अपॉन किया है कि उस ख्याल से भी जमाबंदी को अपडेट कर दीजिए और सर्वे सेटलमेंट के भी ख्याल से जमाबंदी को अपडेट कर दीजिए। तो ये सभी बातें हमको आपसे मतलब अबाउट म्यूटेशन शेयर करना है। चूंकि आप अंचल अधिकारी नहीं है, अंचल अधिकारी होते तो थोड़ा और भी ज्यादा विस्तार में इसकी चर्चा करते। आप असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर हैं, लिमिटेड आपका मतलब क्या कहते हैं रोल होगा म्यूटेशन में। इसी के कारण हम आपको जितनी बातें मैंने बतलाया है वह हम मतलब मेरा यह मानना है कि आप समझ गए होंगे। बहुत हम कोई ऐसी भाषा में नहीं आपसे बात किए हैं जो बोधगम्य नहीं हो, वह समझने के लायक नहीं हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न हो, आप कुछ जानना चाहते हो हमसे इससे ज्यादा कुछ, तो आप हमसे पूछिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर यस डिस्पेल योर डाउट। नाम थोड़ा तो भी बोलो। सेंटू कुमार जी सर। हाँ बतलाइए। नहीं, संतू कुमार का तो नहीं आ रहा। नहीं हो पा रहा है। हेलो, इनका ब्रजेश नंद, ब्रजेश जी। यस सर, आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर पूछना ये चाह रहे थे कि
आज से 10 दिन पहले मतलब एक सर बताए थे कि 1 जनवरी 1946 के पहले जो जमीन की बंदोबस्ती हो गई है गैर मजरूआ मालिक जमीन की, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो उस बंदोबस्त की ही हुई जमीन को कोई बेच नहीं सकता है, ठीक है। ठीक है। लेकिन सर ऐसा होता है कि कभी कभी गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती हो जाती है, मतलब बेच दी जाती है, उसका सेल डीड बना दिया जाता है। तो जब हम अधिकार का अभिलेख तैयार करने के लिए जाएंगे तो अभी मतलब जैसे कि वर्णन हुआ कि एक नया टेक्नोलॉजी है जिसके तहत अंचल अधिकारी के लॉगिन में अपडेट हो जाता है। तो सर ये गलती तो सर रजिस्ट्री ऑफिस का भी ना होगा सर, ये देखिए इल्जाम तो देखिए, यहाँ कहीं पर में हमको लग रहा है कि कहीं कम्युनिकेशन का गैप हो रहा है। हेलो। आपको, हाँ, आप हमारी बात को सुनिएगा तो क्लियर हो जाएगा। और यस सबके सर। लिए यह है, कहीं कम्युनिकेशन का गैप हो रहा है। आपने जैसे बतलाया कि आपको बताया गया यहाँ कि 1146 के पहले जो जमीन बंदोबस्त हुआ उस जमीन को कोई आदमी बेच नहीं सकता है। सही है हम? यह गलत है, यह गलत जानकारी आपको दी गई है। बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट यह कहता है, उसका सेक्शन 3 और 4 को पढ़ेंगे तो वह साफ साफ कहता है कि 1146 के पहले जमींदार को यह पावर था कि वह जमीन को बंदोबस्त करे, गैर मजरूआ मालिक जमीन को। जमीन होती है सरकार की 4 प्रकार की, गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ आम, केसरे हिंद और खास महाल। गैर मजरूआ मालिक 3 कैटेगरी नहीं, गैर मजरूआ आम और खास, मतलब खास महाल और केसरे हिंद, इसको सेटल करने का पावर भूतपूर्व मध्यवर्तियों को नहीं था। भूतपूर्व मध्यवर्तियों को गैर मजरूआ मालिक जमीन सेटल करने का पावर था। क्लियर है? अब उसमें यह राइडर दिया गया था कि एक जब जमींदारी का एबोलिशन होना था तो यह तो जमींदारों को पता चल गया, कोई बात तो छुपी हुई नहीं थी। तो जमींदार तेजी में जमीन को डिस्पोजल करने लगे, बंदोबस्त करने लगे, इन द शेप ऑफ कहिए कि उसको उसका सेल करने लगे लोगों से पैसा ले लेके। तो सरकार ने यह प्रावधान कर दिया कि 1146 के पहले अगर किसी एक्स लैंडलॉर्ड ने किसी को जमीन, अब वहां पर में बड़ा अच्छा मतलब कि डिस्टिंक्शन यह है कि अगर 1146 के पहले किसी भूतपूर्व मध्यवर्ती एक्स लैंडलॉर्ड जमींदार ने किसी को रजिस्टर्ड पट्टा से गैर मजरूआ मालिक जमीन दे दिया तो वह उस जिसको दिया उसकी जमीन हो गई, वह रैयती जमीन हो गई, वह जमीन उसको खरीद बिक्री भी कर सकता है। दूसरा राइडर यह दिया कि 1146 के पहले किसी एक्स लैंडलॉर्ड ने किसी को गैर मजरूआ मालिक जमीन सादा पट्टा से, सादा हुक्मनामा से बंदोबस्त कर दिया और अपने रिटर्न में उसने उसको डाल दिया, तो उसको भी हम मानेंगे, वो उसको हम चैलेंज किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1146 के बाद और जमींदारी उन्मूलन 1950 के इस बीच में अगर एक्स लैंडलॉर्ड ने, उसका 3 ठो राइडर दिए हुए हैं कि जमींदारी का जो उन्मूलन का जो उद्देश्य था उसको विफल करने के लिए, दूसरा सरकार को क्षति पहुंचाने के लिए, तीसरा अधिक सरकार से कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति अधिक प्राप्त करने के लिए, अगर 1146 के बाद और यह जो हम लोगों का लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है उसके प्रभाव में आने के बीच में अगर किसी जमींदार ने किसी को जमीन सादा हुक्मनामा से, रजिस्टर्ड पट्टा से जमीन दिया तो वह दैट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, उसको कलेक्टर 4H है, उसका सेक्शन 4 का सब सेक्शन H है, उसके तहत कलेक्टर ऑब्लिक एडिशनल कलेक्टर के कोर्ट में यह मामला एजिटेट होगा और कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर यह निर्णय लेंगे कि यह जो 3 कारण मैंने दिया है कि सरकार जो जमींदारी उन्मूलन का जो उद्देश्य था उसको विफल करने के लिए इस आदमी ने जमीन किसी को बंदोबस्त कर दिया तो उसको वे रद्द घोषित कर देंगे। लेकिन वहां यह प्रावधान किया हुआ है कि कलेक्टर का जो वह आदेश होगा वह डिपार्टमेंट के द्वारा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। कलेक्टर ने ऐसी जमाबंदी को रद्द कर दिया, ऐसे बंदोबस्ती को रद्द कर दिया, लेकिन अगर उसमें अनुमोदन नहीं प्राप्त किया विभाग से तो कलेक्टर का ऑर्डर नल एंड वॉइड घोषित हो गया हाईकोर्ट के द्वारा बहुत सारे मामलों में। तो ये प्रक्रिया होनी चाहिए और जब से सरकार की जमीन गैर मजरूआ मालिक, आम, खास और जो भी किसी भी हालत में केसरे हिंद सरकार ने किसी को बंदोबस्त किया तो वह नॉन ट्रांसफरेबल है, उसको कोई आदमी बेच नहीं सकता है, उसको कोई आदमी इनहेरिट कर सकता है। दैट इज नॉट, मतलब क्या कहते हैं, सेलेबल, दैट इज इनहेरिटेबल, बट दैट डज नॉट अप्लाई विथ दोज सेटलमेंट व्हिच वे आर डन बिफोर 1146। तो यह कहीं कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, तो हम समझ रहे हैं कि आपको यह क्लियर हो गया होगा, या अगर नहीं हुआ है तो फिर भी इसमें आप आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। अनम्यूट। हाँ सर, हमको एकदम क्लियर हो गया सर, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं। बहुत अच्छा समझ गया सर। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे थे, कल जो भूत, हाँ, एक क्वेश्चन पूछे सर।
पूछिए ना। सर ये कल जो बता रहे थे सर भूदान अधिनियम के बारे में, हाँ। उसमें जो भूदान की जमीन है वो बैंक से लोन लेने के लिए मॉर्गेज रख सकता है, ठीक है, लेकिन उस जमीन को बेच नहीं सकता है। लेकिन अगर बैंक उस जमीन को फर्दर नीलामी करती है तो कर तो सकती है। तो नीलामी के बाद जो रैयत उस जमीन को खरीदता है, हाँ फिर हाँ उस जमीन को वो रैयत बेच सकता है कि नहीं, हाँ जो हाँ नया काहे रैयत नहीं? होगा। हाँ हाँ, जो रैयत, अब तो वो भूदानी रैयत नहीं ना रहेगा। यस सर। अगर कोई आदमी, जब यह ऑक्शन किया जाएगा बैंक के यस द्वारा, सर। तो यस जो सर। आदमी उसको लेगा वह भूदानी रैयत नहीं कहलाएगा, यस सर। तो सर इसीलिए अपना वह बेच सकता है। सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए सर, बहुत अच्छा सर समझाते हैं, कभी कंफ्यूजन होगा तो पूछ नहीं लेंगे नहीं आपसे। नहीं, ठीक, थैंक यू। तो ले लीजिएगा, बतला देंगे। अभी प्रश्न और पूछिए ना थोड़ा। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। चलिए, बहुत अच्छा, हम मान के चलते हैं कि बड़ा अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। हाँ सर, हेलो कौन है? ब्रजेश सर। कुमार। 37 कर देने के बाद सर नहीं, रैयत का संटू उस जमीन कुमार पे। जी कुछ पूछना चाह रहे थे, सर सर डिस्कनेक्ट हो गया था। संटू सर कुमार जी हैं क्या? हेलो संटू कुमार जी हैं? आप पहले कुछ पूछना, देखो तो, सर। एक सेकंड। नहीं नहीं, संटू कुमार जी आप पूछना हाँ चाह रहे थे, हाँ डिस्कनेक्ट हो हाँ। गए थे। हेलो, हाँ सर। हाँ पूछिए। सर, सक्सेशन और पार्टीशन जो बताया म्यूटेशन का, हाँ, उसमें क्या मतलब बेसिक डिफरेंस रहेगा सर? बेसिक डिफरेंस यह है कि मेरे उदाहरण से, मेरे जी फादर आज के डेट में ही इज नो मोर, तो जी सर। उनका डेथ सर्टिफिकेट के साथ हम एक पिटीशन देंगे अपने जमीन का ब्यौरा के साथ में अंचल जी कार्यालय में, कि मेरा सक्सेशन म्यूटेशन आप कर दीजिए। सक्सेशन म्यूटेशन के लिए जमाबंदी रैयत का निधन होना आवश्यक है। जब तक मेरे फादर जिंदा थे तब तक सक्सेशन म्यूटेशन नहीं हो सकता था हमारे नाम से। जी तो ठीक। सक्सेशन म्यूटेशन, और मान लिया जाए आपसी सहमति अगर हमारी नहीं बन रही है तीन भाई में, तो जो जी मेरे फादर के नाम से 18 एकड़ जमीन है, तो जी 18 एकड़ जमीन ज्वाइंट खाता बन जाएगा। तीनों, मेरे तीनों भाई के नाम से 18 एकड़ जमीन की जमाबंदी हो जाएगी। दिस इज सक्सेशन म्यूटेशन। पार्टीशन म्यूटेशन यह है कि मेरे फादर जिंदा हैं, हम तीन भाई हैं, हम फादर को भी शेयर दे रहे हैं, हम तीन भाई भी दे रहे हैं। 18 एकड़ जमीन को हमने 4 भाग में बांट दिया, किसी को 2 एकड़ दिया, किसी को 5 एकड़, ये तो आपसी सहमति है ना, जी जी बराबर बराबर भी हो सकता है। जी और कॉस्ट के हिसाब से किसी के शेयर में ज्यादा जमीन जाएगा, किसी के शेयर के कम जाएगा। तो ये जी एक शेड्यूल बना के हम अंचल अधिकारी को देते हैं कि हम सहमति से अपने अपने नाम से जमाबंदी करने के लिए आपके पास में पिटीशन दे रहे हैं। और उसमें कुछ नहीं है कि उसमें एक मतलब कि जनप्रतिनिधि के द्वारा वह सत्यापित रहेगा, और वे अंचल अधिकारी हम तीनों भाई को, मेरे फादर भी है तो उनको बुलावेंगे कि क्या आप लोगों ने सहमति से पार्टीशन म्यूटेशन के लिए दरखास्त दिया है। हम लोग जी कहेंगे कि हाँ हमारी सहमति है, तो वे उसमें आगे कुछ नहीं करेंगे, उसको जमाबंदी उस म्यूटेशन को स्वीकृत कर देंगे, और एक जमाबंदी 4 के नाम से खुल जाएगी। हम तीनों भाई के नाम से, मेरे फादर के नाम से, जी फादर जी हमारे जी फॉरगो कर रहे हैं शेयर, तो हमारे तीनों भाई के नाम से। हो सकता है मेरी एक बहन हो, यह भी आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम कल और आज में मिस कर गए थे। 2005 में सक्सेशन एक्ट को, प्रॉपर्टी सक्सेशन एक्ट को मतलब क्या कहते हैं, एमेंड किया गया। उसके सेक्शन 6 को एमेंड करके, इसके पहले 2005 के पहले बहनों का अधिकार नहीं हुआ करता था, लड़कियों का अधिकार नहीं हुआ करता था पैतृक संपत्ति में। लेकिन सक्सेशन एक्ट को एमेंड करके, उसके सेक्शन 5 में संशोधन करके 2006 में यह प्रावधान कर दिया गया है कि जितना लड़का का शेयर होगा अपने पैतृक संपत्ति में, उतना ही लड़की का भी शेयर होगा। बड़ा अच्छा उसमें परिभाषित कर दिया कि लड़की अगर लड़का होती तो उसको जो संपत्ति में अधिकार होता, वही अधिकार लड़की होने पर भी उसका होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि मान लिया जाए हमको एक बहन भी है, हम तीन भाई एक शेड्यूल बना के अंचल अधिकारी को दिया, तो अंचल अधिकारी का यह दायित्व है कि मेरे बहन को भी एक नोटिस जाएगी, और वह आके अगर कहेगी कि नहीं हमको अपने पैतृक संपत्ति में नहीं चाहिए जमीन, तो ऐसी स्थिति में वे दाखिल खारिज करेंगे। अगर बहन ऑब्जेक्ट करेगी कि नहीं हमको भी इसमें चाहिए, शेड्यूल में तो मेरा नाम है ही नहीं, तो दाखिल खारिज नहीं होगा। लाइकवाइज आप भी जब खाता खोलने जाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि आज के डेट में बहनों का भी वही अधिकार है जो भाइयों का अधिकार है। यह सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसको संशोधित करके यह प्रावधान किया हुआ है। तो यह हमको लग रहा है कि आपका सक्सेशन म्यूटेशन और पार्टीशन म्यूटेशन माइट बी क्लियर। क्या कि कोई और कंफ्यूजन? नो सर। थैंक यू। इधर थैंक यू। नाम बोलो।
हैं। सर हम ये जानना सुजीत चाह रहे थे सर। सुजीत हाँ सर, कुमार जी हैं। हाँ सर, हम ये जानना चाह रहे थे सर कि जब सतत लीज हो जाता है सर, तो सतत लीज के बाद रैयत का उस जमीन पे क्या अधिकार होता है? रैयत का कोई इसीलिए यह बना कि रैयत का अगर मान लिया सतत लीज के आधार पर में लीज के आधार पर म्यूटेशन का प्रावधान नहीं था, अगर सतत लीज के आधार पर में हम म्यूटेशन नहीं करते हैं तो जमाबंदी रैयत के नाम से रह जाएगी। जमाबंदी अगर रैयत के नाम से रह जाती है तो उसी जमीन को कोई दूसरा डिपार्टमेंट अगर एक्वायर करेगा तो जमाबंदी रैयत को है तो उसको लैंड एक्विजिशन का पुनः पैसा दोबारा भी मिल जाएगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह कि अगर आप एक एडवर्स पोजीशन का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं, लिमिटेशन एक्ट है। लिमिटेशन एक्ट में यह प्रावधान किया हुआ है कि एडवर्स पोजीशन सरकारी जमीन पर में अगर कोई आदमी 30 वर्षों तक यह दिखलाता है कि यह हमारे पोजीशन में रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और रैयती जमीन के मामले में अगर 12 साल तक का अगर कोई आदमी यह दिखलाता है कि इस जमीन का हम स्वामी रहे हैं, इसका मालिकियत हमारा रहा है, तो वह जमीन किसी की भी होगी, एडवर्स पोजीशन उसको एक्रू कर जाएगा। लेकिन यह जो है लिमिटेशन एक्ट, उसकी व्याख्या हम लोग नहीं करते हैं। राजस्व आप नहीं करिएगा, अंचल अधिकारी नहीं करेंगे, कलेक्टर नहीं करेंगे। यह जुरिस्डिक्शन है सिविल कोर्ट का, लिमिटेशन एक्ट है सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। तो यहां मेरा कहने का इतना ही मतलब था कि अगर सतत लीज के आधार पर में म्यूटेशन हम नहीं करेंगे, जमाबंदी रैयत के नाम से नहीं काटेंगे, तो हो सकता है कि 40 साल के बाद, 30 साल के बाद वह सिविल कोर्ट चला जाए कि हमारी तो रसीद कट रही है 40 साल से, मेरा एडवर्स पोजीशन हो, आप डिक्लेयर करो। लेकिन सर सतत लीज में तो कहीं नहीं कहा गया कि मालिक के हक खत्म किया जाएगा सर, क्योंकि देखिए इसका नाम ही है परपेचुअल लीज, सदा के लिए चला गया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लीज है, यह उसका अधिकार खत्म हो जाए, इसी ना आज के डेट में उसका म्यूटेशन भी हो जाएगा डिपार्टमेंट के नाम से, जिस डिपार्टमेंट ने लिया है पर्पस के लिए उसके नाम से, या कोई व्यक्ति विशेष ने लिया है उसके नाम से, उसका अधिकार खत्म हो जाएगा। लेकिन सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो सर कहीं नहीं कहता है कि जो लीज के द्वारा प्राप्त किया गया है उसका टाइटल को सर समाप्त कर दिया जाए। सर मेरे भाई आज के डेट में जो आपका लैंड एक्विजिशन का एक्ट है वह व्याख्या करती है, क्या कहते हैं, लिमिटेशन एक्ट और सक्सेशन एक्ट, उसकी व्याख्या सिविल कोर्ट करती है। हमारा जो मतलब क्या कहते हैं लैंड एक्विजिशन का एक्ट है, उसके सेक्शन 104 को देखेंगे, आप लिख लीजिए कहीं पर में, उसमें यह प्रावधान किया हुआ है कि बिहार सरकार या कोई भी राज्य सरकार अपने सुविधा अनुसार लीज का प्रोविजन, लीज पर में जमीन, सतत लीज पर जमीन को लेंगे, और सतत लीज पर जमीन लेंगे तो जो मतलब जिस डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट पूरा पैसा दे के 4 गुना पैसा दे के जमीन को लीज पर लेगी, सतत सदा के लिए उसका उस पर अधिकार हो जाएगा। लेकिन सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का तो वायलेशन हो जाएगा ना सर, क्योंकि वो तो कभी नहीं कहता कि लीज उसको हमको एग्जामिन नहीं करना है, हमको लैंड एक्विजिशन एक्ट के सेक्शन 104 को एग्जामिन करना है, और उस सेक्शन 104 के तहत जो परपेचुअल लीज का गाइडलाइंस निकला हुआ विधि विभाग से विदीक्षित है, एडवोकेट जनरल से विदीक्षित है, वह क्या कहते हैं स्टेट का कैबिनेट से अप्रूव्ड है। तो जो सतत लीज का हम लोगों का जो मतलब क्या कहते हैं पॉलिसी बना हुआ है लैंड एक्विजिशन के सेक्शन 104 के तहत, उसको हम मानेंगे। हम अन्य कहीं पर में है तो वह जब किसी सिविल कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अन्यथा कोई आदेश पारित किया जाएगा तो फिर उसको एग्जामिन किया जाएगा उसके लाइट में, और उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। फिलहाल जो प्रोविजन आपको सतत लीज का जो यहाँ हम लोग का विभागीय दिशा निर्देश है और जो सेक्शन 104 कहता है उसके तहत काम करना है। आगे कोई दूसरा आदमी? नमस्ते सर, मुझे क्वेश्चन था कि पावर ऑफ अटर्नी में क्या वो पावर ऑफ अटर्नी में कोई टाइम बॉन्ड भी होता है कि कोई दूसरा बेच सकता है, या वो एक अंतहीन कागज बन जाता है? क्यों नहीं, पावर ऑफ अटर्नी में जिस जमीन का ब्यौरा रहेगा उसी जमीन को कोई आदमी बेच सकता है सर। टाइम बॉन्ड, हमारी बात सुनिए ना पहले। अगर पावर ऑफ अटर्नी में कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है तो वह तब तक मतलब क्या कहते हैं प्रभावी रहेगा जब तक कि इस पावर ऑफ अटर्नी को नल एंड वॉइड जो जिसने लिखा है वह घोषित नहीं करवाता है। और अगर क्वेश्चन है सर, क्या पावर ऑफ अटर्नी ब्लड के रिलेशन को ही दिया जा सकता है या अदर देन ब्लड रिलेशन? नहीं, हाँ, यह बड़ा अच्छा आपका प्रासंगिक क्वेश्चन था, क्योंकि अंचल अधिकारियों के, मैंने पहले ही कहा कि चूंकि आप अंचल अधिकारी नहीं है इसलिए बहुत हम मतलब क्या कहते हैं डिटेल्स में नहीं गए। यह एक कंफ्यूजन कहीं था पहले कि क्या कहते हैं ब्लड रिलेशन के द्वारा ही पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसको 2013 में रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया, उसमें फर्क इतना ही कर दिया, उसने एकदम साफ कर दिया है कि पावर ऑफ अटर्नी ब्लड रिलेशन के द्वारा या गैर ब्लड रिलेशन के द्वारा किसी के द्वारा भी एग्जीक्यूट किया जाएगा, किसी को भी एग्जीक्यूट किया जाएगा, अपने ब्लड रिलेशन को या अलग हट के किसी को भी। लेकिन उसमें राइडर यह दे दिया कि पावर ऑफ अटर्नी अगर आप अपने ब्लड रिलेशन को एग्जीक्यूट करते हैं तो वैसे में आपको कोर्ट फी और स्टाम्प शुल्क कम लगेगा।
और अगर आप ब्लड रिलेशन से बाहर किसी को करते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, तो उसमें आपको 10 टाइम्स 10 गुना स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा। तो यह 2013 में रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साइट पर में यह डाला हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके आप क्लियर हो लीजिएगा और हम भी आपको क्लियर करते हैं। यही बात है, क्योंकि थोड़ा टाइम का कांस्टेंट था, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम उतनी बातों आप तक हम उतनी बातों को नहीं पहुंचा पाए हैं जितनी बातों को हमको पहुंचाना चाहिए, या अंचल अधिकारियों को जितनी बातें हम बतलाते हैं उतनी बातों तक की चर्चा हम नहीं कर सकते। यह एक इंपॉर्टेंट आपका इशू है और वह आप समझ 2013 में इट वाज वेरी मतलब इट वाज क्लियर, मेड क्लियर बाय द रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। फर्क है स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क में। और कोई? सर मैं अवनीश बात कर रहा हूँ। नहीं है, कहाँ पर मैं? हेलो, चलिए। हेलो, हाँ कौन है? हेलो, ब्रजेश जी। हाँ बोलिए ब्रजेश जी। नाम नहीं आ रहा है। अच्छा देखिए कौन है? विशाल। विशाल जी हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था कि 2005 में जो आया था कि बेटी का भी अधिकार होगा, तो 2005 के बाद जो बेटी जन्म ली है उसका अधिकार होगा या उससे पहले वाली जो भी जन्म ली है उनका भी? नहीं, वह 2005 के बाद 2005 के डेट में जो बच्ची अलाइव थी वह दिए हुए है। उसको अगर उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें दिए हुए कि जो भी एडल्ट था, ये नहीं है कि उसके बाद जन्म लेगा, उस डेट को जो भी बच्ची थी और एडल्ट थी उसका उस पर अधिकार हो गया। सर 2005 दूसरा चीज था, हाँ सर दूसरा चीज था कि एक नोटिस भेजने के लिए आप बोले कि बेटियों को नोटिस भेजा जाएगा, वह खास सूचना। और जैसा मैंने कहा कि प्रपत्र जो है ना, इसका प्रपत्र 11 और 12 जो है उसमें आम सूचना और खास सूचना का प्रकाशन होता है। तो खास सूचना यही होता है कि मान लिया जाए मेरे नाम से जमीन है, अब मेरे भाई ने जमीन को बेच दिया और वह आदमी चला गया दाखिल खारिज करने के लिए, तो जो जमाबंदी नहीं है तो उसके नाम से एक नोटिस जाएगा ना कि आपकी जमीन अमुक आदमी ने बेचा है। लाइकवाइज अगर मेरी कोई बहन है तो उसको भी नोटिस जाएगा ना कि आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसको आपके भाई ने बेच दिया है, आपको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो यह खास सूचना इसको बोलते हैं। तो प्रपत्र 11 दाखिल खारिज के नियमावली में प्रपत्र 11 और 12 जो है वह आम सूचना और खास सूचना के लिए प्रपत्र भी डाला हुआ है। यही होता है खास सूचना। मतलब यह हुआ कि जिसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उसको एक नोटिस जानी चाहिए। हमारा इंटरेस्ट है किसी जमीन में तो आई मस्ट नो इट कि मेरा इंटरेस्ट आज से खत्म हो रहा है, तो इसको खास सूचना बोलते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं बाद में।